हाल चाल। लो ट्राई करो, चलो करो करो करो, पॉज करो अभी करो। हाँ हाँ, ट्राई करो करो तो। चलो पॉज करके आई होप ट्राई कर लिया होगा। आई नो विदाउट इंट्रो विदाउट एनीथिंग, भैया कौन हो तुम, क्या कर रहे हो, क्या हम लोग क्यों आए हैं इस वीडियो में, क्या है क्या ये। थोड़ी इंट्रीग बनाते हैं। मैंने आज नोटिस किया कि मैं पहले ये बताओ, मेरा एक सवाल है, अनरिलेटेड सवाल, थोड़ा साइड में आता है। क्या अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS नहीं कर रहे हो या प्राइवेट से भी नहीं कर रहे, MBBS नहीं कर रहे, BSc कर रहे हो, लेट्स से BSc या BDS या BDSM जो भी होता है, नहीं कर रहे हो, इज़ दैट यूजलेस? जेन्युइन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये। या JEE भी कर ये सॉरी IIT से अगर आप इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, NIT से कर रहे हो, चलो ठीक है, अच्छा NIT से कर रहे हो, CSE नहीं मिली, चलो IIT से कर रहे हो, CSE नहीं मिली, कोर में नहीं मिला, आपको कुछ नहीं मिला, क्या वो यूजलेस है? मैं जानना चाह रहा हूँ। वाई इज़ इट सो रोमांटिसाइज्ड? मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, ये एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है। मैं कुछ कह नहीं रहा कि हाँ मैं कोप वोप नहीं कर रहा, मैं बस पूछ रहा हूँ। चलो दूसरी बात यह है कि मैं थोड़ा अब आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि हम लोग करने क्या वाले हैं आज, ठीक है। हो गया आपको 45 सेकंड 1 मिनट तक मैंने बता दिया, बकवास पेल ली मैंने। अब मैं बताता हूँ आज हम लोग करने वाले हैं फिज़िक्स। क्या कोई पर्टिकुलर चैप्टर है? नहीं, कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं होता। जो पुराने व्यूअर हैं, पहले तो बताओ तुमने वो सूजी की सब्ज़ी बनाई या नहीं बनाई जो मैंने कही थी तुम्हें, हैं? एक एक बूंद का बदला लूँगा मैं, बनाई हो तो कमेंट कर देना। दूसरा क्या था? हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, बहुत सारे अलग अलग चैप्टर हैं, उन सब का एक ही फ्लैश कार्ड होता है। ये एक क्वेश्चन है, मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, हुआ तो ठीक है, वरना तो जी वरना क्या होगा? क्या होगा? एक सेकंड, मैं भूल गया वरना क्या होता है। हाँ, वरना ठीक है, हम लोग आंसर देख लेंगे और फिर 1 से लेके 4 तक उसको डिफ़िकल्टी पे रेट करेंगे क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट जब भी आना होगा तब भी आएगा। चलो, गिवन आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी, आपको पता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको, रेडिएशन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम 10⁴। देखो अब आपको पता है कि आपके ना, ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है, एक्चुअली एक वीडियो में शूट कर चुका हूँ, तब मैं 5-6 मिनट की वीडियो शूट करी थी तो मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने उसे स्क्रैच कर दिया। अब ऐसा ही देखो आप ना, आपको पता है एक एटम है, एटम में शेल होते हैं, जी हाँ होते तो हैं, सही बात है, शेल होते हैं, ठीक है उसमें। अब आपको अगर इसमें यहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, रुक जाओ, इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लोट कर रहा है एक, मैं इसमें एनर्जी डाल दूँ, वो इलेक्ट्रॉन कूद के चला गया यहाँ पे, मान लो यहाँ कूद गया। बस मुझे ये बताओ, इतना सिंपल सा, क्या आपको इसमें अरे यार एनर्जी मैंने बता ही दिया, मैं पूछने वाला था कि आप इसने एनर्जी डाली है या एनर्जी आपने निकाली है। जाहिर सी बात है, आप ज़्यादा बड़े लेवल पे जा रहे हो, ज़्यादा बड़े लेवल पे, तो आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी। और अगर मान लो ये वाला बंदा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, तो क्या हो गया जी? तो आपकी एनर्जी जो है वो आपने वो छोड़ देगा, वो एनर्जी, मतलब वो मोर एक्साइटेड स्टेट से लेस एक्साइटेड स्टेट में गया तो उसकी एनर्जी छूट जाएगी। तो वो पूछ रहा है कि आप चौथे से पाँचवें में, चौथे से पहले शेल में आए, ऊपर से लेके नीचे गिरे। पहले तो ये बताओ सीरीज़ कौन सी है, अगर आपको याद है सीरीज़ कौन सी कहे होगे आप इसे, कोशिश करो, इसी चैप्टर का है। पॉज करो सॉरी, हाँ, लेमन सीरीज़ है, गुड। पहले उसमें गिरते हैं, ऊपर से कहीं भी नीचे गिरोगे, पहले फ्लोर पे, मैं फ्लोर कह रहा हूँ, फ्लोर शेल एक ही बात मान लो, तो उसे लेमन सीरीज़ कहा जाता है। चलो, अब वो एनर्जी छोड़ेगा, पहले तो बताओ कितनी एनर्जी छोड़ेगा। तो चौथे से लेके आप पहले पे आए हो तो आपका हो जाएगा 2.18 आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, इंटू 10⁻⁻18। यार ये आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ H, मैं भूल गया इसका फार्मूला क्या होता है, आई गेस ऐसा कुछ होता है, 2.18 1 अपॉन, आप पहुँचे कहाँ, 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 अपॉन, आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, 4 का स्क्वायर से। मेरे हिसाब से ये होता है, ये काफ़ी ज़्यादा ना राइडरबर्ग कांस्टेंट वाले फार्मूला से मैच करता है। और आई होप आपने कुछ ना थोड़ा बहुत तो कवर करके आई हो, आप और मैं साथ में रिवीजन कर रहे हैं, तो आई होप कुछ ना कुछ कवर कर तो आए होगे। वो एनर्जी निकली, आपको वही एनर्जी बतानी है, तो वो HF के बराबर हो गया। एनर्जी आपको पता है HF के बराबर होती है, और यहाँ पे जो एनर्जी का डिफरेंस है, वो एनर्जी का डिफरेंस आपको मिल रखा है यहाँ पे ऑलरेडी। तो आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है ना, क्या बतानी थी, फ्रीक्वेंसी बतानी थी, तो वो हो गई
2.18 इंटू 10⁻⁸ -8 अपॉन 6.626 इंटू 6.6 लिख देता हूँ मैं, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। अगर मैं ऊपर कर दूँ इसे तो +34 हो जाएगा। लिखा ही क्यों भाई तूने जब ऊपर करना था? तो दिखा रहा हूँ भाई यार, आपकी तरह सब यहाँ पे इंटेलिजेंट नहीं है ना, क्यों? नहीं यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए। 1 ये हो गया 1 - 1/16, ये हो गया 16 - 15/16 है ना, यही तो हुआ ये, अगर यही होगा तो ये हो गया 2.18 इंटू 15/6.6 इंटू 16/10⁻34 -8 हो गया 26 आई गेस। 26 हुआ क्या? आई डोंट थिंक सो, 26 ही तो हुआ। -4 कर दो 30 हो गया, -4 कर दो 26 ही तो हुआ। पता नहीं थोड़ा ऑड सा लग रहा था ये नंबर। चलो भाई, अरे भाई साहब 2.18 2.2 ही ले लो इसे। ये हो गया इंटू 3, ये हो गया 5/16 50/16 16 3 48, तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻15। हम लोगों का क्या था 26। आओ देखो भाई क्या गड़बड़ हुई है भाई, बताओ। देखो आंसर, देखो वैसे तो 3 तो आ रहा है, ठीक है 3 तो है, बस ये 10⁻26 मैच नहीं कर रहा है किसी रीज़न की वजह से। कोई भी रीज़न हो सकता है कुछ फॉर्मूले में ही उल्टा सीधा लगा दिया भाई। अच्छा -18 है गुरु, ये -18 है ये, तो 18 - 34 कितना हो जाएगा? 18 - 34 हो जाना चाहिए आपका 16 के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया फिर हाँ 50 बनाओगे, देखो एक्चुअली 10⁻16 आएगा ये 10 यहाँ, ये हो गया 5/16 हुआ था, ठीक है। इससे ही कट गया था मैंने, इसे 2.18 की जगह मैंने सीधा 2.2 ले लिया और 6.6 से काट दिया, तो ये 3 हो गया। और 15 था ऊपर, तो 3 ने 15 को काट दिया, तो 5/16 इंटू 10⁻16 था। 5/16 इंटू 10⁻16, इसे 15 बना लेते हैं, ये 50 हो गया। ये 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻15 जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। देख लो भाई देख लो। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली ये होती है कि आप अगर आप किसी शेल में है, ठीक है, किसी शेल में है अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर शेल में है, तो उस शेल से निकालने के लिए कितनी एनर्जी आप दोगे उसको कहोगे आप आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ गए? समझ गए लाडले? चलो आगे बढ़े। अरे ये रेड फ्लैग क्वेश्चन इसे छोड़ो, रेड फ्लैग क्वेश्चन नहीं करते हम लोग, ठीक है। रेड फ्लैग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें आते नहीं है, और मैंने पूछे हैं और उनका जवाब मुझे कभी मिला नहीं है। द रेंज ऑफ द, देखो एक मिसाइल फायर करी है मैक्सिमम रेंज के लिए विद इनिशियल वेलोसिटी इतना जी दे रखा है आपको। द रेंज ऑफ द मिसाइल इस, पहले तो आप रेंज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। रेंज क्या होती है वैसे? रेंज याद करो, रेंज क्या होती है? रेंज रोवर आई गेस, हाँ मतलब रेंज होती है कितना दूर आप जाने वाले हो आप, मतलब इस डायरेक्शन में आप कितना दूर जाओगे। तो वो कैसे पता चलेगा? आई अपोलोजाइज फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ है, आई होप कॉपीराइट ना लग जाए। 20, ठीक है। तो रेंज क्या हो गया? रेंज हो गया जी आपका वर्टिकल, देखो ये तो 20 तो आपकी वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में है। पहली बात तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, मतलब जेन्युइनली याद टाइप मान लो, पता होनी क्या याद टाइप याद कर लो कि जो मैक्सिमम रेंज, अगर आपको मैक्सिमम रेंज में कुछ फेंकना है तो एंगल लेके चलो 45 डिग्री का एंगल लेके चल लो, ठीक है। क्यों भाई ऐसा क्यों होता है? 45 डिग्री का एंगल लोगे ना तो वो सबसे आगे जाने वाली है, सबसे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, सबसे ऊपर नहीं जाएगी। सबसे ऊपर तो सीधे ऊपर फेंकोगे तब सबसे ऊपर जाएगी। अगर सबसे आगे आपको फेंकना है, सबसे एकदम आगे एकदम कि कबीले में दूसरे कबीले में जाए वो पत्थर सीधा, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एंगल 45, ठीक है। आर हो गया तो आपकी स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो गया आपका u cos थीटा इंटू टाइम। टाइम क्या हो गया जी? टाइम हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब आप यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है आपको, तो वो हो गया 2u² जी। ये कहाँ से आया? 2u² sin² जी ना, नहीं कि 2u² जी होता है शायद, या 2u sin थीटा क्या होता है? सर रुक जाओ मैं निकाल ही देता हूँ यार, ऐसा होता है, देखो मैं बताता हूँ। 2u sin थीटा बाई जी तो होता है, हाँ सही बात है, 2u sin थीटा बाई जी होता है। ये कहाँ से आया जी?
तो ये जी या फिर मेरे को कहते हैं भाई इतने फालतू डैड जोक्स मत मारा कर, सीधा सीधा पढ़ा। तो कल बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, हम लोगों का वो टूट गया। रुक जाओ मैं बताता हूँ क्या टूटा था। हम लोग का ना एक वो बन गया था, क्या कहते हैं, प्लेटो हिट कर गया था, हम लोग 32 से आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑल्दो मतलब मैं ऐसे एक्ट नहीं करूँगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सब्सक्राइबर कितने हैं मेरे, समथिंग मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे अच्छा लगता है। A+1 होता रहता है ना, तो अच्छा लगता है मेरे को। आई फील वेरी नाइस टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ गुड मोटिवेटर। मतलब देखो आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली होना चाहिए नहीं मैं तो वीडियो बनाता हूँ फॉर द सेक ऑफ मेकिंग वीडियोज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट हाँ वीडियो तो अच्छा लगता है, प्लस जब कमेंट्स मिलते हैं तो और अच्छा लगता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक्स मिलते हैं। लाइक्स तो खैर क्या ही है, लाइक्स तो इतने नहीं मिलते, बट हाँ सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है एक कम्युनिटी ग्रो कर रही है। बाकी आई डोंट नो कि मेरे अंदर इतनी जान रहती कि मैं बिना सब्सक्राइबर के भी यूट्यूब कर पाता, आई डोंट नो। खैर साइड टेंजेंट इग्नोर करते हुए, u cos थीटा इंटू 2u है, मुझे लगा मैं बता दूँ ये कहाँ से आया। पहली बात तो ये फॉर्मूला ही कहाँ से आया, अरे देखो ना, डिस्टेंस कवर करना है बेसिकली आपको, है ना। डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम, स्पीड आपका मिल ही रखा है यहाँ से, इंटू टाइम। टाइम कैसे आया जी यहाँ से, तो देखो पहले आपने वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में टाइम निकालना बहुत आसान है। v इज इक्वल टू u+80 लगा दो। अच्छा, तो v यहाँ पे v तो हो गया, चलो लास्ट में ऊपर जाते जाते एक जगह पे रुक जाएगी बॉल, मतलब वर्टिकली देखो, वर्टिकली एक स्पीड यहाँ पे जैसे भी यहाँ जाते जाते रुक जाएगी बॉल। आई होप आपको समझ में आ रहा हो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ जाते जाते वर्टिकल स्पीड 0 हो जाएगी, वर्टिकल स्पीड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं। u क्या है, इनिशियल स्पीड u cos थीटा नहीं, अब ले रहे हो आप वर्टिकल डायरेक्शन में तो आप u sin थीटा लोगे, u sin थीटा अपॉन g हो गया आपका एक्सेलरेशन। यार ये तो तब भी u sin थीटा अपॉन g, तो बट तुमने 2 कैसे कर लिया। वो समय था बस ऊपर तक जाने का, है ना, ऊपर तक जाने का समय था वो। अब आप 2 बार उसको ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, क्यों, क्योंकि आप ऊपर तक जा रहे हो, फिर ऊपर से नीचे भी तो आ रहे हो, है ना। ठीक है, सही बात है। तो u cos थीटा, वैसे तो आप इसको एक साथ 2u² sin थीटा, u² sin थीटा, वैसे मैं एक 2 तरीके बताता हूँ। एक आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आइडेंटिटी वगैरह अगर आपको पता है तो u² sin 2 थीटा भी लिख सकते हो आप, u² sin 2 थीटा बाई g, या तो आप इसको इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हो, मैं ये पकड़ता हूँ। और एक चीज़ अब मतलब इतना मुझे लंबा समझाने की बजाय एक चीज़ ये आपको याद नहीं रखनी है, मैं तो बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा कि एक बार ही देख लेना कि कैसे डराया होता है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। sin 2 थीटा, अब आपको थीटा पता है, यानी कि sin 90 हो गया, ये sin 90 क्या होता है, sin 90 1 हो जाता है, sin 90 1 हो गया, तो इसे इग्नोर कर दो। तो आपसे कभी भी कोई कुछ भी कहे ना कि ठीक है मैक्सिमम रेंज का बताओ भाई, फॉर्मूला मैक्सिमम रेंज का, तो u²/g, कुछ साइन नहीं लगाना है, कुछ थीटा वगैरह कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका u² कितना था, 20 × 20/g, ये हो गया आपका 40 मीटर। 40 मीटर दूर आपका जाके गिरेगा, और 40 मीटर दूर आप नहीं फेंक सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं फेंक सकते, ठीक। बढ़े आगे, मतलब फेंक सकते हो चाहो तो, उसकी स्पीड बढ़ा दोगे तो जाहिर सी बात है जो और लंबा फेंक सकते हो, समझ रहे हो ना। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये मुझे नहीं आता है, और मुझे अभी अमार सर का वीडियो देखना, भाई साहब आजकल तो भैया अमार सर पूरे कंट्रोवर्सी में फंसे रखे हैं भाई। खैर छोड़ो, बात ये है कि ये मुझे नहीं आता, मैंने इसको देखो इसका आंसर भी नहीं दे रखा, ठीक है। मुझे अमार सर का लेक्चर देखना था, उन्होंने अच्छे समझाया था ये। बाकी मैं तब से पूछ रहा हूँ, शायद तीसरी बार हो गया, कोई बता दो, तो कोई बताता भी नहीं है, और मैं कहाँ से, मतलब दाल ही 2 हाथ से बचती है, पता है। ये डबल साइडेड वो है भाई, डबल साइडेड है। अच्छा डबल साइडेड है तो अच्छा, तो मोनेटाइज होगा तो पैसा तो तेरे पे ही आएगा, सही बात है। हाँ मैं बहुत अच्छा एक्टिंग करता हूँ अपने, मतलब मैं अपना हेटर, खुद का हेटर बहुत अच्छा प्ले कर सकता हूँ। लेकिन आप वो भी तो देखो, मैं वो भी तो बना रहा हूँ, वीडियो भी तो बना रहा हूँ। चलो ठीक है, हाँ फाइन, ठीक है, ये बात भी सही है आपकी, हाँ। लेकिन फिर भी इतना तो कर ही सकते हो, एक मतलब बता तो सकते हो कि हाँ ठीक है क्या गलती कर रहा हूँ। मान लो चलो तुम्हें कमेंट नहीं करना, एटलीस्ट खुद की वीडियो बना लो कि इसका सोल्यूशन करते हुए, और खुद की वीडियो का लिंक डाल दो, इतना तो कर सकते हो। हाँ इतना कर सकता है, हाँ ये सही बात है। डिस्प्लेसमेंट करंट वेयर डज द एम्पियर सर्किटल लॉ फेल एंड हु मेड इट अ टैड बिट बेटर। चलो भाई डिस्प्लेसमेंट करंट, पहले तो नई चीज़ पता चल गई भैया, डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ होता है।
एक तो नॉर्मल करंट, एक तो डिस्प्लेसमेंट करंट। ये आपको और भी नई नई चीज़ें पता चलने वाली है। डीसी, अरे नहीं इसे डीसी मत बोलो तो डायरेक्ट करंट से कंफ्यूज हो गए। या डैनियल कोर्मिया से भी हो सकता है, कोर्मिया से कंफ्यूज हो। डीसी ये हो सकता है, वो कौन सा होता है मार्वल और डीसी वाला भी डीसी। खैर पहले ना सबको ही लगता था, एक तो पहले एम्पियर सर्किटल लॉ था, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? एम्पियर भाई साहब कह के गए, जहाँ तक मुझे याद है, आई इज इक्वल टू बी डॉट डी एल। हाँ मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसा कह के गए थे कि भैया अगर करंट देखना है, मान लो आपको, ठीक है, करंट देखना है आपने, तो इसके अराउंड मान लो ये तार जा रही है, इसके अराउंड आपको करंट देखना है, तो इसके अराउंड ही ये तार, फिजिकल तार है ये, ध्यान से देखना, इसे आप छू सकते हो, फिजिकल तार है ये, वायर है ये। तो इसके अराउंड एक इमेजिनरी सर्कल बनाओ और फिर इसकी जितनी मैग्नेटिक फील्ड है ना उन सबको इंटीग्रेट कर दो। तो भैया मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब आपको पता है ना, तार मैग्नेटिक फील्डिंग वो करता है भाई, प्रोड्यूस करता है। तो ये अंगूठा इस डायरेक्शन में लगाओ आप और फिर अपने अंगूठे रोल कर दो, तो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, सब कुछ इंटीग्रेट कर दो, तो आपका शायद करंट आ जाता है। मैं कंफर्म कर लेता हूँ, इनफैक्ट मुझे आता भी बस इतना ही है। मैं ये बता सकता हूँ एम्पियर सर्किट, देखो ऐसा है, देखो मैं बताता हूँ। पहले सबको लगता था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगी, ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा करंट कैरिंग वायर के आसपास, यानी कि उसमें करंट दौड़ना चाहिए, समझिए। पहले सबको ये लगता था कि हाँ एकदम ज़रूरी है, नेसेसरी है कि भैया आपके पास एक करंट कैरिंग वायर। फिर बाद में पता चला कि अच्छा ऐसा नहीं है। कैसे पता चला? अच्छा ये पता कैसे लगाओगे कि हाँ ठीक है मैग्नेटिक फील्ड है, देख तो सकते नहीं हो मैग्नेटिक फील्ड को, आंखों से देख नहीं सकते कि हाँ ठीक है नैन में टक्का कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से, वो हो नहीं सकता। काश होता। खैर अगर देख नहीं सकते तो क्या करोगे? कंपास रख सकते हो, है ना, कंपास रख सकते हो, डायरेक्शन बता देगा यार, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस छोड़ो, सीधा डायरेक्शन बता देगा तुम्हें। हाँ ये कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है कंपास ले लिया, अब क्या? अब अगर तुम किसी सर्किट में डालते हो ना, ऐसे सर्किट में जिसमें कैपेसिटर हो और तुम बीच में रखोगे कंपास, हिलने लगेगा। क्या मतलब? हाँ इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इसकी भी तो हो सकती है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं पड़ने वाली, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे नहीं पड़ेगी। अब मुझे नहीं पता क्या सिस्टम है, लेकिन मैं खुद भी इतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये कह दिया था कि हाँ वो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी और इसकी वजह से नहीं है। मेरे दिमाग में ये सेम सवाल आया था। एक सेकंड रुकना। कॉल आ रहा है, मेरे को अटेंड कर लेना चाहिए था, बट कोई नहीं, वीडियो बना लेते हैं पहले, उसके बाद दोस्ती रिश्तेदारी, उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कैपेसिटर प्लेट्स। देखो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब देखो मैं बताता हूँ क्या क्या नहीं बता पाया मैं इसमें आपको। मैं आपको एम्पियर सर्किटल लॉ श्योरली नहीं बता पा रहा हूँ, ये है भी कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता ये है, कुछ और हुआ, ये वाई भी नहीं कर रहा ये एंड मूव। और अच्छा ये दिया था तो भैया एम्पियर ने, जो भी एम्पियर आदमी था, मैं उसका क्या, उसका पहला नाम क्या था, मैं भूल रहा हूँ उसका पहला नाम क्या था, वो कुछ यूरोपियन साउंडिंग नेम। फिर क्या इसका मतलब ट्विस्ट कहाँ से आया? इसका ट्विस्ट मतलब इसको किए मेरे हिसाब से मैक्सवेल ने इम्प्रूव किया था। किसने किया था? चलो वेल बैक इन द डे द बुर्जुआजी मतलब जो टॉप क्लास लोग थे, वो लोग सोचते थे, मतलब ऑब्वियसली टॉप क्लास लोग ज़रूरी नहीं है, मतलब मजाक में लिख दिया, वो लोग ये सोचते थे कि करंट सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ और सिर्फ करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप कैपेसिटर के प्लेट के बीच में भी आप देख सकते हो कि हाँ करंट है। वियर्ड, हाँ या वियर्ड। वेल गेस व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हो। और आपको पता है कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये बात तो पता होगी ही, नहीं पता तो जान लो। ये मैं श्योर नहीं हूँ डायरेक्शन क्या होती है, बट हाँ होती तो है। चलो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये बात भी, हाँ सॉरी, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड।
चलो बाकी एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है? हाँ ये कहता है ना बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन होगा म्यू नॉट आई। मुझे लग रहा था कुछ मिसिंग है, म्यू नॉट आई है एक्चुअली, ना कि जस्ट आई, म्यू नॉट आई है। तो इसे थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। बी आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, आई डोंट नो व्हाई। टी से करते तो मैं खुश रहता। ठीक है, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन है क्या? हाँ क्लोज इंटीग्रेशन है, मतलब पूरा एक लूप में। हाँ सही बात है, जब आपने शेप ही ऐसी ली है तो भैया क्लोज इंटीग्रेशन ही लोगे ना। अगर आपको इंटीग्रेशन में हाईली रिकमेंड करूँगा जाके देख लो, काम आने वाला है बहुत ज़्यादा। म्यू नॉट आई, आई इनक्लोज मतलब जो ये सर्कल ले रहे हो ना, या जो भी ले रहे हो ये डायग्राम, उसके अंदर ही होना चाहिए वो तार। ऐसा नहीं कि ये लिया, ये तार है, यहाँ गोल चक्कर बना दीजिए, हाँ लो इसमें से परशुराम चौक है, इसी में से घुसा दो एकदम करंट जो आ रहा है। ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, आगे बढ़ें। बाकी एक अच्छा बच्चा तो और भी देखता, लेकिन वही है कि इतना और भी क्वेश्चंस हैं तो एक ही चीज़ के ऊपर इतना मेडल नहीं कर सकता मैं। अब देखो यार, लेकिन इसमें काफ़ी सारी गलतियां थी, मेरे से काफ़ी सारी गलतियां हुई थी। इनफैक्ट यहाँ लिखा भी नहीं है किसने मॉडिफाई किया था, तो मैं इसे रिपीट करूँगा इस क्वेश्चन को। अब ये बस इक्वेशन वाली पार्ट, लॉजिक पार्ट बिल्कुल क्लियर, एकदम टॉप नॉच। बस ये नीचे वाला जो पार्ट है, एक बार जो इक्वेशन से रिलेटेड है वो कर लेते हैं। ठीक है, एक बार ही वो भी कर लेंगे। तो ये तो आता नहीं हम लोगों को। ठीक है, ये रिपीट करेंगे अगेन। ये मुझे नहीं पता कैसे सॉल्व होता, अगर आपको समझ में आया तो बताओ। मैं इस कार्ड को बरी कर रहा हूँ, इस कार्ड को भी रेड फ्लैग करना पड़ेगा मेरे को। आपको आता है तो बता देना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज गिवन एज, ओके, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज गिवन एज। तो देखो, मुझे पहली बात तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, आई एम नॉट अ टीचर, नहीं हूँ मैं टीचर। अगर आपको लग रहा हो कि मेरी प्रोफेशनसी से कि भाई तू ठीक है, सॉरी, ठीक है, मत किया कर भाई, अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा है, वो मैं मजाक के लिए करता हूँ ऑनेस्टली। मैं नहीं टीचर हूँ, ठीक है, तो वैसे भी मैं टीचर नहीं हूँ, तो मेरे को ऑब्वियसली सब कुछ नहीं आता। तो इनफैक्ट टीचर्स को भी सब कुछ तो नहीं आता यार, मतलब मेरे से तो बहुत ही ज़्यादा आता है रिलेटिव टर्म्स में। खैर, तो मैं जुगाड़ पानी से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटो में मुझे पता ही नहीं है क्या है एनर्जी एब्जॉर्ब। अच्छा चलो, अब कुछ भी नहीं, अब करना तो है ही क्वेश्चन भैया, कर्नाटक का क्वेश्चन है, करेंगे। कर्नाटक क्वेश्चन बढ़िया लगता है, सही बताऊँ तो। ठीक है, तो एनर्जी होता है यार hc/λ होता है, hc/λ होता है एनर्जी। हाँ ठीक है, ओ ठीक है, लैम्डा है, तो लैम्डा तो है हमारे आंसर से। आंसर ढूंढो, आंसर में से एच है, एच, हाँ एच दे रखा है इन्होंने, सॉरी लैम्डा है, एच दे रखा है, सी भी दे रखा है, एच दे रखा है, सी भी दे रखा है, तो एच सी बाय लैम्डा। ठीक है। अब अर्ग्स पर मोल, यानी कि नीचे मोल आना चाहिए आपका, नीचे आपका मोल आना चाहिए नीचे। तो अगर मैं एच सी इंटू एन ए मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा नीचे मोल आ जाएगा। आई गेस ये एच और सी मल्टीप्लाई होकर अर्ग्स बनाएगा, ERGS। नहीं भी बनाएगा तो देखेंगे क्या होता है। मेरे हिसाब से तो ERGS अर्ग्स जो भी बोलते हैं इसे। अब इतना आगे आया गए हैं तो अटेम्प्ट कर लेते हैं। एच क्या था अपना 6.026 इंटू 10 टू द पावर -34 प्लैंक कांस्टेंट इंटू सी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट इंटू एन ए अपना 6.06 अरे वो है ना 6.02, हाँ 6.02 इंटू 10 टू द पावर -34 सॉरी 23 पॉजिटिव 23, ये है अपना आवागाद्रोज नंबर अपॉन लैम्डा। तो ठीक है, लैम्डा तो छेड़ना ही नहीं है। तो ये हो गया 6 3 6 6 36। अभी 6 मान लो, ऐसे भी 6 मान लो, 6 6 36 इंटू 3 1810 तो 100, सॉरी व्हाट 100 से ऊपर होगा। हाँ तो 100 से ऊपर 1196 है, 1196 है। चलो यार, अब 10 टू द पावर 8 जो भी है सॉल्व कर लेते हैं। तो 1196 तो है भाई, ये क्यों नहीं है? 100 आया था, 100 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा करीब 1196 ही है। सबसे ज़्यादा करीब कहाँ है भाई? 196 नंबर दूर है। हाँ तो हमने एस्टिमेशन भी तो किया था ना समय बचाने के लिए। तो 1.19 नहीं रुक जाओ, 100 आया था ना हमारा। ठीक है 100, अभी 100 ही रखो। 100 कैसे आ सकता है? 3 6 18, हाँ सॉरी 108 है, हाँ सॉरी 108 है। 100 कैसे आ सकता था? हाँ 108 है अपना। इसको 6 लिया, इसको 3 माना, इसको भी 6 माना।
तो 108 है, लेकिन हमें पता है कि 108 तो है नहीं। रुक जाओ, फिर इसे थोड़ा डार्क कलर चुनता है ना। ये क्या कलर है, कद्दू सा। इसको मैं ले लिया 119 ले लिया। 1196 क्यों नहीं लिया? देखो हमारा क्या आया था 108, 108 से सबसे करीब 119 हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा। तो अब ये सॉल्व कर लो। 3 टू द पावर 10 टू द पावर नेगेटिव 34, 23 प्लस 8 31, तो ये हो गया 10। वाट, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? नेगेटिव 27। अच्छा अच्छा, अर्ग्स में दे तो रखा है। ओह हो, गुड पॉइंट। अर्ग्स में दे तो रखा है। और ये सेंटीमीटर में, इसे मीटर में नहीं कन्वर्ट करना। सही बात है, मीटर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में दे रखा है तो। अरे यार, ये तो दिक्कत की बात हो गई है तो। अच्छा छोड़ो, ये हो गया 27 और ये 10 टू द पावर 8 ही लेना है यार मेरे को तो। या चलो, हो सकता है लैम्डा भी आप सेंटीमीटर में ले लो। चलो ठीक है, इसे 10 टू द पावर 10, ठीक है। तो ये हो गया -17 प्लस पॉजिटिव 23 हो गया पॉजिटिव का 10, 10 टू द पावर 6। अब इसे 1.19 बनाना है क्योंकि सबसे क्लोज हुआ है अब तक, तो 8। अब कट पिट के आंसर हमारा आ रहा है ए, जो कि आंसर करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये सब जुगाड़ से है, मुझे नहीं पता फोटो केमिकल इक्विवेलेंस का लॉ क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आगे बढ़ो। ये भी बेकार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ। ये नहीं आता मेरे को, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं आता है ये। ओके, आई फील लाइक टेकिंग अ ब्रेक, बट ये कर सकते हैं पता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये इतना मुश्किल नहीं है। मुझे कंस्ट्रेंट कभी समझ में नहीं आया, बट ठीक है चलो ट्राई करूँगा मैं, अगली बार करूँगा मैं ट्राई। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी है? बाल्मर सीरीज़ ऑफ स्पेक्ट्रम। पहले तो आपको पता होना चाहिए भैया ये बाल्मर सीरीज़ क्या है। बाल्मर सीरीज़ अगर आपको याद आ गया ना कहीं से, सुना तो ज़रूर होगा। बाल्मर सीरीज़ अगर आपको याद आ गया तो आपको अरे यार कॉल आ रही है और समय भी हो गया अच्छा खासा। अच्छा रुको, ठीक है, हो सकता है इंपॉर्टेंट कॉल हो। ठीक है, होल्ड अप। हाँ तो जी आ गया मैं। कॉल वॉल कर ली, थोड़ा देर घूमा है। जिम जाने का मन था यार मेरा आज, बट फक, टू टायर्ड फॉर दैट। व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बाल्मर सीरीज़ ऑफ स्पेक्ट्रम? चलो मैं बाल्मर सीरीज़ बताता। पहले तो आपको ये होना चाहिए कि ये सीरीज़ क्या होती हैं। तो देखो 4-5 सीरीज़ होती हैं। लेमन, बाल्मर, पास्चन, बेटर कॉल सॉल, पास्चन, ब्रैकेट। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो यूजुअली रिलेटेड आता है ये लेमन से, बाल्मर से, वैसे फिर भी 5 के 5 याद कर लेना। है क्या भाई, ये है क्या? तुम्हें लेमन थोड़ी देर पहले याद है मैंने क्या बोला था? अगर आप फर्स्ट शेल पे गिर रहे हो कहीं ऊपर फ्लोर से, किसी ऊपर फ्लोर से, दूसरे से पहले पे गिरे, दूसरे से, ये मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं, ये सब जो चल रहा है, सब जो मैं बताऊंगा, ये हाइड्रोजन एटम में चलेगा। हाइड्रोजन एटम में चल रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में चल रहा है। और ये सब टेक प्लेस कर रहा है शेल्स में, हाइड्रोजन एटम के अंदर शेल में। पहले तो ये सब का पूरा हाइड्रोजन एटम में, और वो भी हाइड्रोजन एटम में पर्टिकुलरली शेल के अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो भाई सब हो क्या रहा है, ये सब चल क्या रहा है ये? तो देखो पहले तो आपका ऊपर से गिरे आप नीचे, पहले जब फ्लोर पे गिर गए तो जी वो हो गया लेमन, ठीक है। दूसरे पे गिर गए बाल्मर, सॉरी दूसरे पे गिरे ऊपर से, कहीं भी मतलब नहीं है, कहीं से भी गिरो, कहीं से भी गिरो, ऊपर से गिरे बाल्मर, ठीक है, ऊपर से गिरे बाल्मर, लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, सीरीज फंड। तीसरे पे गिरे तो पास्चन हो गया। खैर बाल्मर से रिलेटेड है, आपको बाल्मर सीरीज़ बतानी है। बाल्मर सीरीज़ क्यों बोलते हैं इसे? देखो क्योंकि अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज़ क्यों बोलते हैं साहब? अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है थर्ड से फर्स्ट फ्लोर, थर्ड से सेकंड पे गिर रहा है तो वो एनर्जी देगा। पॉइंट है, सही बात है। मान लो वो इतने ऊपर, वो और ऊपर से गिर रहा है, मान लो थर्ड से गिर रहा है, तो वो भी एनर्जी देगा। दोनों की एनर्जी बराबर है ना, एनर्जी डिफरेंस बराबर है तो भाई एनर्जी बराबर होनी चाहिए कायदे से। वो और ऊपर से गिर रहा है, वो और ऊपर से गिर रहा है तो वो और एनर्जी देगा, वो और एनर्जी देगा। तो बेसिकली 3
अलग अलग लेवल्स ऑफ एनर्जी अपनी 3 अलग अलग, इसलिए सीरीज कहते हैं इसे। इसमें वेवलेंथ अलग आएगी, इसमें अलग आएगी, इसमें अलग आएगी, और ऊपर जाओगे और अलग अलग आने वाली है, ठीक है, इसलिए इसे सीरीज कहते हैं। अब मुझे निकालनी है कि भैया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बना लो। पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, एक रिलेटेड फार्मूला ऐसे 1/λ इज इक्वल टू आर, राइडरबर्ग कांस्टेंट कहते हैं इसे, ऐसे ऐसे शायद रिप्रेजेंट करते हैं, 1/n1² माइनस 1/n2²। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला। वैसे मैं बताता हूँ, हम लोग इससे हल्का सा हट के फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। देखो मतलब यही फार्मूला यूज़ करेंगे वैसे तो, बस इसमें हल्का सा मॉडिफाई करने वाले हैं। तो यार अब ये कहोगे अच्छा ठीक है लैम्डा निकालो, पहले तो तुम्हें लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि हाँ ठीक है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब ये बहुत बड़ा होना चाहिए, ये मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ होनी चाहिए, यानी कि ये छोटा होना चाहिए, यानी कि ये वो फलाना ठिकाना, इसके अंदर का फिर फिगर आउट करो कि छोटा क्या होगा। मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। देखो आप ये देखो ना, एनर्जी देखो, एनर्जी क्या होता है, इज इक्वल टू hc/λ, नहीं सॉरी hc/λ ही तो होता है, हाँ hc/λ होता है। तो ये बात है, जेन्युइन बात है। अब क्या है कि अगर आपको कैसे ना तैसे ये बात पता चल जाए, तो ये बात अगर आपको पता चल जाती है कि ये जो अच्छा नहीं, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, इनफैक्ट यही यूज़ करेंगे। अगर आपको कैसे तैसे ये बात देखो, आपको लैम्डा बहुत बड़ा चाहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा लैम्डा चाहिए, मतलब जो जितना लंबा पॉसिबल हो सके। लैम्डा बहुत बड़ा होगा तो एनर्जी बहुत छोटी होगी। आप कहाँ देख सकते हो इस पूरी सीरीज़ में, चले जाओ ऊपर तक, कौन सी जगह ऊपर तक, मतलब इन्फिनिटी तक भी जाती है ये सीरीज़। हाँ इन्फिनिटी शेल का नंबर आप इन्फिनिटी भी डाल सकते हो, डालने को ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो ऊपर तक जाएगा, ऊपर तक खींचेगा। ये बताओ, हाँ इन्फिनिटी तक। ये बताओ एनर्जी सबसे कम कहाँ आती है, एनर्जी डिफरेंस टू बी मोर एग्जैक्ट। यार एनर्जी डिफरेंस सबसे कम तो यहाँ लग रही है मेरे को, इतनी सी एनर्जी का डिफरेंस है, यहाँ थोड़ा बड़ा, यहाँ थोड़ा और बड़ा, चलते चलते बड़ा था, बिल्कुल सही। ये सबसे कम एनर्जी का डिफरेंस यहीं पर है, तो हम लोग यहीं पे देखेंगे नंबर 3 से नंबर 2 की छलांग। तो आपका लैम्डा निकल आएगा 1/λ बराबर आर की वैल्यू 10⁵ लेके चल लो, 10⁵ लेके चल लो, 1/n² यानी कि 2 का स्क्वायर। पहले आप इसका लोगे, मतलब नीचे वाले उसका लोगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/9 यानी कि 3 का स्क्वायर है ये। तो लैम्डा आपका हो गया, आपका 9 - 4 हो गया, 10⁵, रुक जाओ, 10⁵ इंटू 5/9 4 = 36, ठीक है। तो ये हो गया 5/36 इंटू 10⁻⁻⁵, है ना, यही हुआ ना। आर यू श्योर? कुछ गलत सा नहीं लग रहा? देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। लग तो रहा है 5/36 नहीं, 36/5 है ये, 36/5 है। भैया इसको उल्टा करोगे तो इसको भी उल्टा करोगे ना। खैर 36/5 इंटू 10⁻⁻⁵। आप फिर से एक बार कंफर्म कर रहे हैं, तीसरे से लेमन बार 5 चना, तो तीसरे से आप दूसरे पे गिरे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं है उसमें। मुझे अभी भी कुछ डाउट सा लग रहा है यार, पता नहीं क्यों। ये हो गया 7, इससे 35 ले लोगे तो ये हो गया 7। यार 7 के आसपास तो कोई है ही नहीं, बी हो सकता है आंसर, क्योंकि मतलब हम लोगों का आ रहा है 700। मान लो आप इसे 35 ले लो तो आपका 7 आ रहा है सर, तो 7 इंटू 10⁻⁵ आपको नैनोमीटर में चाहिए, तो एक तो आंसर। तब भी अगर आप 700 भी करते हो तो ये 10⁻⁻7 हुआ, नैनोमीटर में अभी भी नहीं हुआ। मे बी 10⁻⁻5 की वैल्यू कुछ और हो, मतलब यहाँ पे सॉरी आर, इसे राइडरबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। आप चाहो तो इसे ड्राइव कर सकते हो। कैसे ड्राइव होगा भाई, कुछ सर पैर पता ही नहीं है ड्राइव कैसे कर लें। सही बात है, मतलब मेरी गलती है। खान अकेडमी की वीडियो देख लो बहुत बढ़िया है भाई। तू क्या करने आया यहाँ पे मुझे आता नहीं है 656 ही। हाँ चलो ठीक है फिर, सही है। चलो आगे बढ़े। और कुछ है नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग बताने लायक। रुक जाओ, ये आता नहीं था। डिस्प्लेसमेंट करंट, अरे यार एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था पहले एक बार ही वो बता दें। हाँ इसमें तो मैंने लॉजिकली तो बता ही दिया था। अब हमें हाउ वॉज इट इम्प्रूव्ड अपॉन, अच्छा हु नहीं लिख रखा, हाउ वॉज इट इम्प्रूव, अच्छा नहीं हु मेड इट ए टैड बिट बेटर। हाँ किसने एम्पियर सर्किटल लॉ ने इम्प्रूव किसने किया वो तो लिखा ही नहीं है, दिक्कत ये है यहाँ पे। खैर एक बार फिर भी याद कर लो, B.dl इसका क्लोज इंटीग्रेशन होगा आपका μ0 I इंक्लोज्ड। I इंक्लोज का आई होप आपको मतलब समझ में आता हो।
यानी कि उस सर्कल में जो आपने खुद ड्रॉ किया है उसके अंदर कितना करंट पास हो रहा है। चलो अब क्या है कि भैया कैपेसिटर प्लेट के बीच में बताओ कि कितना डिस्प्लेसमेंट करंट कितना दौड़ता है। तो यहाँ तो आई तो है ही नहीं, आई इनक्लोज। मान लो यहाँ पे तुमने एक सर्कल बना दिया, यहाँ तुम निकालने गए, यहाँ तुमने एक सर्कल बना दिया, तो आई तो है ही नहीं कुछ भैया। यानी आपका बी ज़ीरो आना चाहिए, मतलब बी डॉट डी एल ज़ीरो आना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट है। मैं बात पता सच की क्या होती है, सच कभी कंप्लीट नहीं होता, सच हमेशा इनकम्प्लीट होता है। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ नाम की कोई चीज़ नहीं होती। क्या ये स्टेटमेंट एब्सोल्यूट ट्रूथ है? बाहर निकलो तुम इस वीडियो से, ये फालतू की चीज़ है। फ़िलोसफी वगैरह कभी मत पढ़ना, वर्स्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। कभी भी फ़िलोसफी में मत घुसना। एब्सोल्यूट देखो अब क्या है भाई, मतलब चलो खैर ये प्लेटफॉर्म नहीं है। बाय द वे मैं सोच रहा हूँ एक नया चैनल खोलूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, थोड़ा साइड टेंजेंट पकड़ते हैं, पहले रुक जाओ। अगर आप इंपॉर्टेंट काम है तो स्किप कर लो, थोड़ी बकवास होने वाली है। बात क्या होती है कि अब मुझे मिल रहा है बहुत सारा काम, राइटिंग काम, मतलब यूज़लेस, बिल्कुल यूज़लेस, मतलब मेरे किसी काम का नहीं है वो सब। और उसमें मेरा कुछ दिमाग भी नहीं चलता भाई, क्या है राइटिंग कैसे करते हैं, मतलब कुछ नहीं, किताब खोली, मतलब पीपीटी खोली या किसी और का छापा, और मतलब किसी और का देखा और एग्जैक्टली जो लिखा है वो छाप दिया। फाइल ऐसे ही बनती है, फाइल ऐसे ही बनती है। और वो तुम टीचर को दोगे, टीचर एक दफ़ा देगी, उंगली मारेगी, उसमें आगे फेंक दिया, ख़त्म। ब्यूरोक्रेसी है भैया, काफ्का, फ्रांस काफ्का की किताबें होती है, ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी, हाँ हाँ भैया। ये फालतू चीज़ है, मतलब फालतू जाल में फंस गया हूँ मैं यहाँ पे। बट ठीक है, तो मैं सोच रहा था जब मैं काम करते करते, मतलब वो कोई सीरीज़ ना लगा के, मतलब सीरीज़ कैसे देखूँगा, कुछ पॉडकास्ट ना लगा के, जो रोगन एडवर्ड स्नोडन वाला एपिसोड ना देख के, मुझे ज़्यादा पहला एपिसोड देखा था वो, नहीं जेआरई का पहला एपिसोड था वो, आई गेस जेआरई का पहला एपिसोड था, हाँ। और उसके बाद सीधा रैंडल कार्सन वाला एपिसोड देखा था मैंने एक बारी। तो खैर छोड़, अगर हाँ मैं क्या कह रहा था, हाँ तो मैं सोच रहा था एक अलग चैनल खोलूँ जिसमें यही सब हो, मतलब मैं कर रहा हूँ यहाँ से देख के कर रहा हूँ, मैं भी एक्सप्लेन भी कर दूँगा, एक्सप्लेन करूँगा तो मैं भी कुछ, मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाए। एनिमल किंगडम है वैसे तो अभी, चलो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है बढ़े आगे। तो हाँ, तो हम इसे ना इम्प्रूव करते हैं, तो b.dl का चलो सीधा सीधा यहीं इसी चीज़ को इम्प्रूव करते हैं यहाँ पे। तो म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड प्लस कुछ यहाँ होना चाहिए था, मेरे हिसाब से ये हुआ था एप्सिलॉन नॉट d/dt। ये कहाँ से निकाला है तूने, ऐसे याद सा आ रहा था मेरे को, शायद मैंने कुछ ऐसा सा देख रखा है ऑलरेडी, ठीक है। ओह क्या बात है, सही बात है, बढ़िया। तो d/phi क्या होता है भाई? d/phi होता है ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है, यानी कि आप यही जो चीज़ बनाई है ना अपने इस एरिया में से, यार मैंने तो सर्कल बनाया, होता है ना एरिया होता है ना, इसमें से फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, फ्लक्स पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, उसमें से फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, मतलब पहले 3 डंडी जा रही थी, फिर 4 डंडी जाने लगी, फिर 5, फिर 6, ये बढ़ रहा है फ्लक्स यहाँ पर, ठीक है। तो उसे फ्लक्स कहते हैं। और उसके चेंज से मैंने क्या बताया था, फ्लक्स, यार तुमने बताया था यार कि मैग्नेटिक फील्ड तब होती है जब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यहाँ तो फ्लक्स है। हाँ तो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, फ्लक्स कायदे से एक एरिया के थ्रू है, थ्रू अ गिवन एरिया है। हाँ यार बात तो सही है, तो मैंने जो बात कही थी वो कनेक्ट हो गई ना यहाँ पे। हाँ तो ठीक है यार, ये तो तुमने हवा हवा में लिख दिया है, ये तो फॉर्मूला तुमने हवा हवा में लिख दिया, कहीं से भी उठा के, आया कहाँ से ये मुझे भी नहीं पता कहाँ से आया ये। आओ देखते हैं कहाँ से आया होगा ये। फ्लक्स क्या हो गया आपका, रुक जाओ एक सेकंड, बी 2πr आया, ठीक है, बी एट पी एट क्यू देखो 2πr। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से, कुछ डेरिवेशन मुझे कायदे से दिख ही नहीं रही है डेरिवेशन। फ्लक्स का फॉर्मूला है अगर देखना है तो, फ्लक्स होता है फ्लक्स क्या होता है, चार्ज पायर स्क्वायर, क्या होता है फ्लक्स, फ्लक्स मुझे खुद भी याद नहीं है, फ्लक्स क्या होता है याद ही नहीं आ रहा। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है फ्लक्स। छोड़ो यार, ये डेरिवेशन नहीं दे रखा, मुझे लग रहा था डेरिवेशन दे रखा होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं फिर हमारे लायक। फिर भी आपको अगर देखना है तो पॉज करके देख लो, यहाँ पॉज कर लो, देखने लायक यहाँ चीज़ होगी, पॉज कर लिया,
और यहाँ पॉज कर लो, देखने लायक यहाँ चीज़ें होगी। तो पता है पॉज वॉज करने से यूट्यूब मतलब वीडियो को भी या रिवाइंड वगैरह करने से वीडियो को भी हेल्प मिलती है। ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। क्या होता है, एक बारी अगर आपने लास्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ देखा था तो थोड़ा पार्टिसिपेशन करते हैं। एक बारी मेरे को सारी की सारी पॉज कर लो और सारी की सारी सीरीज़ एक बारी बोल के दिखा दो। पॉज करो, ठीक है। तो लेमन बाल्मर पास्चर ब्रैकेट फंड, फंड होती है PFUND। मैं श्योर नहीं हूँ पहले तो, वैसे तो मुझे मेक श्योर कर लेना चाहिए मैं सही हूँ कि नहीं। सही हूँ तो बढ़िया, अगर गलत हूँ तो कोई ना वो कर देना, कमेंट में आंसर कर देना, मैं पिन कर दूंगा। तो जाते ही कमेंट चेक कर लेना, सब लोग कमेंट चेक कर लेना। भले ही मैं कमेंट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तो कर दोगे तो मतलब कुछ बुरा नहीं होगा, वरना फिर भी कमेंट चेक कर लेना, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ये नहीं आता मेरे को, देखो रेड फ्लैग क्वेश्चन है तो मुझे कोई बता दे। Current sensitivity of a moving coil galvanometer is 5 division milliampere and its voltage sensitivity इतना है। The unit resistance is, अरे ये कुछ नहीं होता यार, resistance होता है देखो V equal to IR होता है ना। हाँ ठीक है, तो resistance हो गया I by V, what sorry I into R, V equal to IR होता है वीर। ओमिक जगह पे मतलब जो ओम वाला वो फॉलो कर रहे हैं कंडक्टर्स। तो आपका आर निकालना ना आपको, तो V by I हो गया। ये भी मैं जुगाड़ वाला सिस्टम है मेरा, ठीक है। तो V वाली यूनिट ऊपर रख दो। V ऊपर कब आएगा? V ऊपर तब आएगा जब 20 डिवीजन पर वोल्ट को नीचे रखोगे, क्योंकि वोल्ट ऊपर है, ठीक है जी। नीचे रख दिया 20 डिवीजन पर वोल्ट, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, कलर चेंज करते हैं, बिल्कुल ही ड्रास्टिक कलर चेंज करते हैं, ठीक है। इंटू अब ये वाला ऊपर रख दो इसे, समझ रहे हो ना भैया। ये तो करंट का वो है नहीं, करंट सेंसिटिविटी है, ये करंट सेंसिटिविटी है। और मुझे एम्पियर नीचे चाहिए, अगर मुझे रेजिस्टेंस का वो चाहिए तो एम्पियर नीचे लूँगा मैं। तो 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, समझ रहे हो ना। तो ये मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ओम में है तो सब एम्पियर में कन्वर्ट करने का। इंटू 10⁻³ हो गया, ठीक है। तो 10⁻³ हुआ ऊपर, तो ये 1000 बन गया, ठीक है। अब यूनिट सब छोड़ो, ये डिवीजन से डिवीजन कट गया। V/A होता है आपका, सॉरी V/I यार, करंट का वो है ना भाई साहब। तो ये हो गया 500/2, 250 है आपका आंसर जी हाँ। बाकी इसका डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन होता है भाई। दिमाग काम करना बंद कर गया भाई। बाकी है इसकी डेरिवेशन भी है, कायदे से वो भी कर लेनी चाहिए थी हम लोगों को। करें नहीं करें बताओ? कर लेते हैं यार, चलो छोड़ो, तो उसमें समय लग जाएगा। अब और भी क्वेश्चंस हैं, आप देख लो, आप पॉज कर लो डेरिवेशन, थोड़ा उसमें समय लगने वाला हम लोगों को। या अगर डिमांड आई ना तो मैं वो भी कर दूंगा। द फॉलोइंग करंट थ्रू द जीरो, अरे यार बेकार है भाई। ये पहली बात तो जीनर डायोड क्या होता है। पहली बात तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डायोड का क्या काम है। डायोड का काम है वो सिर्फ ना एक ही डायरेक्शन में आपको करंट फ्लो करने देगा। मान लो आपने यहाँ डायोड लगा दिया, मान लो अल्टरनेटिंग करंट में यूज़ होता है वैसे तो जनरली, मान लो क्योंकि डीसी में तो जा ही एक जगह पे रहा है, एक ही डायरेक्शन में। मान लो आपको इसी डायरेक्शन में करंट दौड़वाना है, इसमें नहीं दौड़वाना। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? मैंने कम से कम 3 बार मान लो बोल दिया, अभी तक लोग कमेंट में मेरा मजाक भी बना चुके होंगे। तो वही है, हाइपोथेटिकल केस है, वैसे ऐसा एक्चुअल में यूज़ होता है पता नहीं। ठीक है, तो ठीक है, ओके। आपको सिर्फ इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना है ना, तो आप इसमें इस सर्किट में एक डायोड इंट्रोड्यूस करवा दो। ये उससे बनता है सेमी कंडक्टर से, वैसे है खुद भी ये सेमी कंडक्टर ही है कायदे से। सेमी कंडक्टर से बनता क्या है, तो वो ना सिर्फ और सिर्फ आपको इधर जाने देगा। और ये मैंने ऐसे एग्जांपल दिया, तो ये ऐसी रैंडम एग्जांपल नहीं है, जेन्युइन। जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहा होगा ना आपका प्ले बटन, उसी डायरेक्शन में आपका करंट जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही नहीं आता करंट। अब आगे कुछ नहीं, तो करंट इसमें नहीं जाएगा। लेकिन अगर वोल्टेज ज़्यादा हुई तो करंट फ्लो करने लगता है। वैसे ना मतलब रेजिस्टेंस कम और वोल्टेज ज़्यादा हुई तो वैसे इसका काम क्या है। यहाँ पे देखो बहुत ही कम फ्लो कर रहा है, मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इतना कुछ खास नहीं है, बट ठीक है चलो यहाँ पे फ्लो कर रहा है मान लिया।
हाँ, तो इसका काम क्या है? इसका काम ये है ना कि इसको कहीं, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, गलत हूँगा तो बता देना, मैं कमेंट पिन तो नहीं कर सकता। चलो मैं खुद का एक कमेंट लिख दूंगा जिसमें सारी मिस्टेक्स वो कर दूंगा, एक ही जगह खुद का कमेंट लिखूंगा, पिन कर दूंगा, उसमें क्रेडिट दे दूंगा, आप लोगों को सबको क्रेडिट दे दूंगा मैं। अभी छोटा चैनल है, मैं अभी जब बिकाऊ हो जाऊंगा आदमी, जब बिक जाऊंगा तो ये सब नहीं करूंगा, नहीं कर पाऊंगा। ह्यूमन नेचर है भाई, ह्यूमन टेंडेंसी, आई एम ऑल्सो ह्यूमन। छोटा चैनल है तो आदमी ठीक हूँ भाई क्या पता भाई शोहरत क्या कर देती है लोगों को। भाई नहीं मिलने वाली तुझे शोहरत, ठीक है पढ़ ले। हाँ तो मैं क्या करता हूँ, हाँ तो जहाँ तक मुझे पता है वो प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। मान लो यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तुम चाहते हो ये अप्लाइंस ना, उसको इसका इस अप्लाइंस के साथ कुछ ना हो। यहाँ पे तो चलो 1 किलो ओम है रेजिस्टेंस, आप चाहते हो इस अप्लाइंस के साथ कुछ ना हो, ठीक है तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, यहाँ से फ्लो करवाना शुरू कर दोगे। बहुत ज़्यादा वोल्टेज हुआ या बहुत ज़्यादा करंट हुआ, कायदे से बहुत ज़्यादा करंट हुआ तो यहाँ से फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लोइंग थ्रू द ज़ीनर डायोड्स। I1 बताना है करंट। तो अगर आपको पूरे सर्किट में करंट मिल जाए, ठीक है जी, पूरे सर्किट में करंट मिल जाए आपको, फिर आपको ये वाला करंट मिल जाए, और फिर पूरे सर्किट में करंट मिल जाएगा ये वाला करंट, तो ठीक है फिर ये वाला करंट जो है पहले ये वाला निकाल लेते हैं, यानी कि मेन सर्किट में कितना है। तो जी V होता है, सॉरी I होता है V/R, V है 10, R क्या है अपना 1500। 1500 कहाँ है ये? हाँ देखो 500 और 1000, 1 किलो ओम है, 1000 हुआ वो, 1 किलो ओम 1000, ठीक है। तो 1/150, ठीक है, ये पूरे उसमें आएगा। अभी मिली एम्पियर वगैरह में चक्कर नहीं पड़ रहा हूँ, बस अभी एम्पियर में लेके चलो। यहाँ पे कितना करंट होगा? ओके। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? इसके अक्रॉस वोल्टेज एक्चुअली 5 की है, 10 की नहीं है, 10 की वोल्टेज है इस पूरे, मतलब 10 की वोल्टेज तो यहाँ पर है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 की वोल्टेज है इसकी वजह से। अब इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक मैं ऑनेस्टली मुझे खुद कभी इतना अच्छे समझ नहीं आया, मेरे हिसाब से तो 5 है। अभी देखते हैं 5 है भी कि नहीं है, चलो देखते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज पता चल गया, रेजिस्टेंस पता चल गई, उसके बीच में आ जाएगा फिर से 5/1000, 5/1000 हो गया 1/200। 5/1000 है तो मैंने पूरा 1000 नहीं लिखा। तो ये यहाँ से करंट जब जा रहा था, अभी इस जंक्शन पे देखो, यहाँ करंट जा रहा था 1/150, 150, 150, 150, यहाँ पे 1/200 हो गया, यानी कि यहाँ कुछ गया होगा। तो 1/150 माइनस 1/200 कितना होता है? 2 से, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करोगे नहीं होगा, 6 से कर सकते हो। चलो एक दूसरे से ही कर लेते हैं। तो ये हो गया जी, सॉरी 50, 200 माइनस 150, 200 माइनस 150, और नीचे हो गया 15 × 2, 15 × 2 हो गया, 15 × 2 कितना हो गया? 30। ऑब्वियसली मेरे में दिमाग कहीं और ही चलने लगता है यार। तो ये हो गया 50, नहीं यार ये तो नहीं होगा, 50/30 तो हो ही नहीं सकता, कुछ गड़बड़ हुई है। यहाँ वोल्टेज कितनी की है यार? हाँ वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज मेरे हिसाब से 5 की वोल्टेज नहीं लेनी चाहिए थी, यहाँ पे वोल्टेज लेनी चाहिए थी आपको, इसके अक्रॉस वोल्टेज लेते 10 की लेके देखो, क्योंकि ये आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ कायदे का आंसर आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। ये हो जाएगा 50/30, तो ये डेसिमल में आंसर आना चाहिए था, मतलब डेसिमल में आंसर आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए था। अगर कुछ गलती हुई होगी ना तो वो यहाँ हुई होगी, मे बी मैंने करंट अक्रॉस 1 किलो ओम वाला गलत लिखा है। तो चलो एक बार सही से कर से देखते हैं। तो 1 मान लो 10 वोल्ट है, पहले मैं 5 वोल्ट मान के चल रहा था, अब 10, 1/1000, 10/1000 हो गया आपका 1/100। तो 1/150 माइनस 1/100, तो ये आंसर आएगा, देखना मेरे सबसे 5 मिली एम्पियर आएगा, बट फिर भी देख लेते हैं। 100 माइनस 50, अरे अबे ये क्या हो गया यार, ये नहीं होना चाहिए था। अगर देख ही लेते हैं क्या दिक्कत है। इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाली आपने, हाँ चलो ठीक है। इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है, मैं कह रहा था 5 नहीं, मैंने कितनी ली थी पहले, इससे पहले 5 वोल्ट ही ली थी, 5/1000, सही बात है। और इसके अक्रॉस ओ अच्छा, मैं समझ गया क्या दिक्कत आ रही है, मैं समझ गया। मेरे हिसाब से तो पहले तो मैं ओजी करंट निकालना, शायद मैंने ओजी करंट गलत निकाला। ओजी करंट कितना हो गया?
5 वोल्ट अपॉन 500। कोई मुझे बताए क्या दिक्कत है भैया, कोई मुझे बताए, मुझे दिक्कत आती है यहाँ पे, ठीक है। इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे थोड़ा हिचकिचाहट सी होती है, तो मैं इसे हार्ड कर देता हूँ भैया। ये हार्ड में भी 2 महीने बाद आएगा, पता है मेरे को उस क्वेश्चन से पक गया हूँ मैं। एक आखिरी नज़र मारूंगा। मुझे दिक्कत होती है ना कि वोल्टेज क्या है अक्रॉस, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, बस मेरा ये दिक्कत है। अच्छा कहीं दिक्कत हो ना, मुझे नहीं लगता मैंने अभी तक बोला है, कहीं दिक्कत हो तो एक नोटबुक बना लो, उस पर लिख लो क्या क्या दिक्कत आती है। मुझे अभी भी खुद याद आया, उसको मैं ड्रिल नोटबुक बोलता हूँ सॉरी। ड्रिल नोटबुक हो गई, पहली दिक्कत आ गई वोल्टेज की, समझे। अरे होगा कुछ होगा यार, छोड़ो। यही चीज़ मुझे ले डूबी थी पिछली बारी, एक ही क्वेश्चन के पीछे फालतू टाइम वेस्ट करना। लॉन्ग सोलेनॉइड हो गया, सोलेनॉइड पता नहीं क्या होता है, अरे हीटर जैसा होता है यार। A long solenoid of 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। इसमें अब 2.5 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है इसमें, ये चलो जो भी है, इसमें 2.5 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है ऐसे। ये कॉइल ले ली मैंने, ठीक है, हीटर वाली कॉइल नहीं होती वो वाली ले ली। मैग्नेटिक फील्ड बताओ क्या होगी अंदर की। तो मेरे हिसाब से इसका मेन फार्मूला होता है म्यू0 NI, मेरे हिसाब से सोलेनॉइड का। डिराइव करने के लिए बोला है क्या? डिराइव करने के लिए बोला तो है, मैंने नहीं किया था। चलो एक बार देख लूँ ये भी सही है कि नहीं है। म्यू0 का फार्मूला हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। तो 100 टर्न है और 50 सेंटीमीटर, लेकिन मीटर में लेना है तो 50 अपॉन 100, तो 100 और ऊपर, तो 2 0 और बढ़ाओ, इंटू आई करंट कितना भी 2.5 एम्पियर। ठीक, तो ये 0 हो गया, ये 0 कट गया, ठीक है, ये 3 0 हो गया, तो ये -4 हो गया ये, और 2.5 इंटू 4, ये से हटा दो, 2.5 इंटू 4 हो गया आपका 10, जो कि गलत आंसर आ रहा है हम लोगों का। नहीं ठीक है 10 पाई इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये सिर्फ और सिर्फ पाई इंटू 10 टू द पावर -3 मान लो इसे। और पाई क्या होता है? 3.14 इंटू 10 टू द पावर -5 था, 4 था, -3 कैसे आ रहा है यार? फिर तो कहीं गलत हुई होगी। ए या सी में से आंसर आना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ गलत किया मैंने। डी है आंसर। डी कैसे है? डी कैसे है? डी ऐसे है कि हमने ये वाला 5 देखा ही नहीं, ये वाला 5 तो रह ही गया। अच्छा तभी अच्छा मैं बताऊँ, ये -3 आ रहा था ना। रुक जाओ अभी इसे नेगेटिव वापस 4 करता हूँ। रुको। अब ये 10 मैंने नहीं काटा। अभी इमेजिन करो कि ये मैं 10 नहीं काटा और ये -4 है अभी भी। मैं बताता हूँ क्या दिक्कत हुई थी। -4 है दिक्कत, कैलकुलेशन दिक्कत हुई थी। 5 तो था ही, 5 नीचे है ही, तो 5 ये हो गया 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 है ना। 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 यानी कि 2 इंटू 3.14 6.28। हाँ दिक्कत आई कैलकुलेशन में, हल्की सी दिक्कत थी। बाकी डेरिवेशन मैंने किया नहीं, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने खुद सॉरी क्या बोलता हूँ उसे, मैंने यहाँ पे देखो, मैंने अपने आप से पूछा है कि ठीक है डिराइव फार्मूला फॉर सोलेनॉइड, और खुद यहाँ पे आंसर लिखा ही नहीं है, तो इसलिए डेरिवेशन में टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि फार्मूला यहाँ दे नहीं रखा। एंड आई रियली नीड टू यूज़ द लादिस वॉश हैरूम। तो मैं थोड़ी देर में आऊँ क्या? आता हूँ मैं थोड़ी देर में। कितने कार्ड्स हैं अभी? तो हैं भाई, तो अच्छे खासे कार्ड हैं यार। 21 16 37 कार्ड्स हैं क्या? 37 कार्ड्स हैं आई गेस। 6 + 9 7 नहीं, 37 से ज़्यादा, 39 कार्ड्स हैं। ओके चलो भाई मिलते हैं। देखो अभी 2.55 मिनट्स, क्योंकि हम 1.5 मिनट के अंदर कार्ड नहीं कर रहे हैं। तुम 1.5 मिनट के अंदर नहीं करोगे ना तो कार्ड काउंट नहीं होंगे। चलो आता हूँ मैं थोड़ी देर में, यह वीडियो यहीं ख़त्म कर दूँ।
कर दूँ क्या ख़त्म? चलो अभी टाइम है, आता हूँ, ठीक है, रुक जाओ। अंडे, वुड एनीवन लाइक टू हैव सम अंडे? गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। आज हम लोग करने वाले हैं फिज़िक्स और एंड वुमेन ऑल्सो एंड दे देम एंड जो भी आप आइडेंटिफाई करते हो। खैर मैं क्या करता हूँ, आज हम करने वाले हैं फिज़िक्स। अरे सॉरी, ये तो अभी चल ही रही होगी ना वीडियो, तो कंटिन्यू हो रही होगी। हम तो इंट्रो शूट करने की ज़रूरत नहीं थी, ये हो सकता है मैं नई वीडियो बना दी हो। अगर ये नई वीडियो हो तो हाय हेलो वेलकम बैक। और ये अगर पुरानी वीडियो है तो ठीक है ना, फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो, आ जाओ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग नए हो, यार मैं बार बार इंट्रो नहीं दे रहा, अगर हो तो ठीक है, वरना पुरानी वीडियो देख लेना। मैं इस वो कार्ड स्किप कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए मैं कार्ड स्किप कर रहा हूँ। एक सेकंड रुको यार, दिक्कत, ठीक है। अरे यार देखो, inside a parallel plate capacitor inside the parallel plate capacitor the electric field varies with time as t square। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहीं ना कहीं टी स्क्वायर से रिलेटेड है, वेरीज विद टाइम। लेट्स होप कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। अब अगर आपको पता हो कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि चेंज हो रही है, अगर चेंज नहीं होती ना तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होती, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आई होप, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एरिया सेम है, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और ये सब क्या होता है। आंसर वैसे डी होना चाहिए, इतना लंबा करने की ज़रूरत है ही नहीं, सही बताऊँ तो। इसको बस के टी स्क्वायर ले लो। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ रहे थे, है ना, तो उसमें क्या था, बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन था, इसे बी डी एल लिख लेते हैं, बी डी एल लिख लेते हैं, या चलो बी एल लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन मान लो कर दिया मैंने, बराबर होता है म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, मतलब जहाँ पे आपने ये सर्कल बनाया, ये सर्कल बना दिया आपने, आई इनक्लूड। अगर आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा ना तो बस एक कमेंट डाल देना, मैं इसके ऊपर, क्योंकि आई हैव बिन वेर यू आर, आई एम स्टिल वेर यू आर, मुझे भी कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता है, हो क्या रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ मैं, ये सब। तो आई विल मेक अ डेडिकेटेड, मैं वैसे बोलता नहीं हूँ ये कि इस टॉपिक के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा अगर कमेंट्स आएंगे तो, क्योंकि फिर ना वो बस वर्ड ही बोलना रह जाता है। तो आई विल, इसके ऊपर मैं बना सकता हूँ, आई विल गो इन डेप्थ विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि मुझे भी थोड़ी बहुत है इसमें दिक्कतें बता देना। चलो, आई इनक्लोज्ड प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। तो कुल मिला के बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी फाई बाई डी टी के। मैंने सिर्फ फाई ही इसे इग्नोर क्यों कर दिया, इसे क्यों कर दिया, इसे क्यों कर दिया, इन सब में से किसी ना किसी का ना, किसी भी का भी मतलब मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से लेना देना नहीं है, बस इसी का लेना था कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी फाई, क्या हो रहा है ये माउस अच्छे से काम नहीं कर रहा मेरा, डी टी के, डी फाई बाई डी टी के। सो तो ऐसा है कि इसको आप डिफरेंशिएट करोगे के टी स्क्वायर बाय के टी स्क्वायर को अगर बाय डी टी से डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा ना टू के टी हो जाएगा, तो फिर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा के टी के, सॉरी टी के, क्योंकि बी बराबर है टू के टी के, बी बराबर है टू के टी के। आई होप आपको समझ में आ रहा है। वैसे कुछ खास है नहीं यहाँ पे, पता नहीं मैं इसे स्किप क्यों कर रहा था, छोड़ो बेकार क्वेश्चन। फिर से तुम्हें अगर सर का तरीका देखना है तो देख लो, आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू, क्योंकि एक्चुअली बाई चांस है। चलो मैं वीडियो कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है, नई वीडियो नहीं है ये, कंटिन्यूड वीडियो है ये। तो मैं अगले दिन आ रहा हूँ ये, तो अगले दिन आया हूँ तो न्यू पर्सपेक्टिव के साथ आया हूँ। कल स्किप कर दिया था मैंने क्वेश्चन, लेकिन आज मैं ऐसे कर रहा हूँ। और मुझे थोड़ी देर में कॉलेज भी निकलना, और समय थोड़ा बहुत समय था तो सोचा एक सेगमेंट शूट करके अपलोड कर देंगे। अपलोड तो देखो नहीं होने वाली इस समय है, सुबह तो नहीं होगी, बात ऐसी होती है ना, पहले मैं शूट करता हूँ
उसके बाद मैं मूविंग कॉइल कैलकुलेटर, यहाँ पे शायद कल की वीडियो ख़त्म हुई थी। पहले मैं शूट करता हूँ, फिर उसे कंपाइल करता हूँ, फिर कंपाइल करके एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करके अपलोड करता हूँ, अपलोड हो जाती है, उसके बाद प्रोसेसिंग में लग जाता है। तो टोटल मैं तो कहूँगा मुझे कम से कम नहीं तो मजाक से हट के 10 घंटे लग जाता है एक वीडियो के बनने में ना। 10 घंटे लग जाता है, जिसमें मेरा एक्चुअल काम होता है मतलब मान लो 2.5 घंटे की वीडियो है तो 2.5 घंटे का एक्चुअल काम हो गया, और बाकी मुझे कुछ नहीं करना होता। एक बारी थंबनेल बना लेता हूँ और एक बारी बस टाइटल वगैरह डालना होता है तो 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। बाकी काम होता है बस लैपटॉप का, मेरा कुछ काम नहीं है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, व्हाट द मेन इशू है? पहले बताओ कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है। गैल्वेनोमीटर करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ डिटेक्ट्स, मैं भी श्योर नहीं हूँ लेकिन चलो मेरे को जहाँ तक याद है, डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट, डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट, ठीक है भाई। जेन्युइन व्हाट द मेन इशू है? यहाँ पे मेन इशू क्या है? अगर आप मान लो ये देखो मान लो आपने वो लिया, सर्किट लिया, ठीक है। मान लो आपने वैल्यू, भाई कितनी बार मनाएगा भाई, आंसर कर दे, बार बार रिपीट मत कर एक ही बात को। ओके फाइन, ऐसा है कि आपने यहाँ पे आप चले कि चलो ठीक है मैं एक गैल्वेनोमीटर बनाऊँगा, और गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए मतलब करंट डिटेक्ट करना है, तो क्यों ना मैं उस कॉइल को, ठीक है, उस कॉइल को मैं मैग्नेटिक उस एक तो सर्कल की फॉर्म में रख दूं, सर्कुलर फॉर्म में ऐसे कॉइल कर दूं, स्पाइरल फॉर्म में, वैसे तो एग्जैक्ट वर्ड हो जाएगी टर्मिनोलॉजी, और ऐसे कर दूं मैं मैग्नेट के बीच में रख दूं ताकि उस पर फोर्स लगे। आपको पता है ना, अ करंट कैरिंग वायर विल एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ फोर्स व्हेन केप्ट इन बिटवीन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात तो है ही। तो करंट कैरिंग भी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी है, ठीक है, और क्या है, ठीक है, बस इतना बहुत है। अब ये बताओ इसमें दिक्कत क्या है? हम लोग यहाँ पे क्या अड़चने फेस करने वाले हैं? गो अहेड, गिव इट अ शॉट, क्या क्या दिक्कत आ सकती है? देखो 2-3 दिक्कतें हैं। आपकी बात सही है कि ठीक है, जैसे ही आप इसमें करंट दौड़ाओगे ना, हाँ ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा और ये बेंड हो जाएगा, और जो कि हम चाह रहे थे, करंट डिटेक्ट करना पसंद कर रहे थे हम लोग। ये इस साइड हो गया, बेंट हो गया, इस साइड को क्या कहते हैं उसको, टिल्ट कर गया, ये साइड को पॉइंट करने लगा भाई। तो दिक्कत ही क्या इसमें? अब भाई हाइपोथेटिकली आपने करंट रोक दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो ये तो उसी जगह अटक जाएगा, क्योंकि हमने कोई ऐसा मैकेनिज़्म तो इंट्रोड्यूस नहीं किया जो इसे वापस धक्का दे दे ओरिजिनल जगह पे। तो हम लोगों की पहली दिक्कत है, इश्यूज़ हम लोग लिखते हैं अपने यहाँ, ग्रीवेंसेस लिखेंगे। तो हम लोगों की पहली दिक्कत है कि यहाँ पे नो बाउंस बैक मैकेनिज़्म। कोई बाउंस बैक मैकेनिज़्म नहीं है आपके पास, ठीक है। दूसरी दिक्कत क्या है? दूसरी दिक्कत ये है कि यहाँ पे ना इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स होता है ना, फोर्स का कुछ फार्मूला होता है पर्टिकुलर, बस इतना याद रखो, फार्मूला अभी छोड़ दो, फार्मूला में इतना होता है ना, फोर्स के फार्मूले में कहीं ना कहीं आप थीटा यूज़ करोगे, थीटा का, यानी कि इसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल और आपके करंट के बीच का एंगल अलग अलग है। तो यहाँ पे ना कांस्टेंट फोर्स नहीं लग रही, तो नो कांस्टेंट फोर्स। 2 दिक्कतें आप लोगों को पता चल गई। ये मैं दिक्कतें बता क्यों रहा हूँ? पूछा गया हमसे, इसका क्या करेंगे? इससे एक बेटर गैल्वेनोमीटर बनेंगे। सही बात है, हाँ, ये सब आप पढ़ रहे हो तो पता भी तो होना चाहिए क्या आपको पॉइंट क्या है सब पढ़ने का। तो आप अब इन दोनों दिक्कतों को जेन्युइनली, पता है, ये वाली दिक्कत तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आप खुद सोचोगे तो। इसमें थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप ये खुद सॉल्व कर सकते हो, आई बिलीव आप कर सकते हो। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आप चाहते हो कि कोई ऐसी चीज़ लग जाए इसमें जो इसको वापस धक्का दे,
कोशिश करो, पॉज करके कोशिश करो, पॉज करो, जेन्युइनली पॉज करो, बस 2 मिनट लगा दो बस इसके, ठीक है। तो इसमें आप यूज़ कर सकते हो एक स्प्रिंग, है ना, हाँ सही बात है। वो आपको थोड़ा बहुत धक्का देगा, और जैसे आप करंट वो कर दोगे वो आपको तुरंत यहाँ पे धक्का दे के बीच में ले आएगा। वो काम करता हूँ ना, ये पूरा का पूरा यही ले चलता हूँ। यहाँ पे अगर मैं स्प्रिंग इंट्रोड्यूस कर दूँ तो क्या बात रहती। वो शाउट आउट टू खान अकेडमी, बाय द वे उन्हीं लोगों का ये, उन लोगों का डायग्राम है, शाउट आउट टू खान अकेडमी। हाँ, तो यहाँ पे एक स्प्रिंग आ जाता है। यहाँ पे अगर आप एक स्प्रिंग लगाओ तो ठीक है, एक तो आप स्प्रिंग यहाँ पे लगा दो, वो आपको धक्का देगा वापस। कब? वैसे तो हर समय देगा, लेकिन उसका धक्का काम आएगा जब आपका करंट बंद हो जाएगा, वापस अपनी ज़ीरो पे आ गए आप, ठीक है। दूसरा जो दिक्कत है ना, जो एंगल होता है, वो एंगल सॉल्व करने के लिए, ये बात मे भी आपको समझ में ना आए, बट बस इतना याद रखना, एंगल वाली दिक्कत सॉल्व करने के लिए हम हॉर्सशू मैग्नेट, यहाँ पे रेडियल शेप मैग्नेट लेते हैं ऐसे, ताकि अगर मान लो करंट कैरिंग वायर ऐसा है, मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे, तो इसे मिटाना पड़ेगा मुझे, इस बहुत कम होता है कि मुझे वाइट कलर यूज़ करने को मिले, ठीक है। मान लो हमारा डंडा यहाँ पर है, हम लोगों का डंडा यहाँ पर है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लगती है इस डायरेक्शन में ऐसे। मान लो हम लोगों का डंडा यहाँ पर है, ठीक है, मान लो का डंडा जैसे यहाँ पर है, अब मैग्नेटिक फील्ड लग जाएगी ये वाली, मतलब लगेगी तो हर जगह से, बट हाँ काम करेगी ये वाली। तो समझ रहे हो ना, हमेशा एंगल मेंटेन रहता है। क्या वो एंगल 90 होता है? आई गेस। चलो आगे बढ़े। वैसे ये सब पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं तो, हाँ वो 90 है बाय द वे। आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पढ़ लो। वैसे मैंने जो देखना, आयरन कोर भी डाल देते हैं, हाँ एक और चीज़ है, वो खैर वो दिक्कत तो थी नहीं वो, बट ठीक है, आयरन कोर डाल देते हैं, मैग्नेटिक वो नो इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। आपको ये पढ़ना है, पॉज करके पढ़ लो, ये डेरिवेशन करनी है कर लो। ये करंट यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी की भी डेरिवेशन यहीं पर है, जो हमने थोड़े क्वेश्चन पहले छोड़ दी थी। करना है तो कर लो, वैसे कोई ऐसा सच प्रेशर नहीं है। ये तो नहीं किया था। क्या ये 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ओहो, यहाँ मैं बताता हूँ, एक दिक्कत है, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ये वाला जो हमने इम्पीडेंस वगैरह तो पढ़ लिया था शायद, हाँ ये तो पढ़ लिया था, हाँ ये कर सकते हैं। रुको चलो, एक 40 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है जो कि आप कनेक्टेड है 200 का कैपेसिटर। पता है क्या आपको कैपेसिटर क्या होता है? आई होप आपको पता हो। जो कि कनेक्टेड आपके 200 वोल्ट उससे, इसे इग्नोर कर दो, या ये वाला पार्ट नहीं करेंगे हम। 50 हर्ट्ज़ की एसी सप्लाई है, और द वैल्यू अल्टरनेटिव करंट और आरएमएस वैल्यू बतानी है। तो देखो अब, क्योंकि अगर आपको आरएमएस वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पे सीधा आप आंसर ही कर सकते हो। यहाँ पे जब आप कैपेसिटर लेते हो ना, कैपेसिटर वाले में देखो, आप ले लो रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर को रजिस्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो करंट रेजिस्ट करता है। एक होता है कैपेसिटर और एक होता है, एक क्या होता है, इंडक्टर। इंडक्टर कैसा दिखता है? इंडक्टर आई गेस ऐसा दिखता है, जो भी दिखता है। एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर, मुझे लगता है ऐसा दिखता है, बट एज्यूम कर लेते हैं ऐसा दिखता है फॉर द टाइम बीइंग। बताओ इन तीनों में क्या कहूँ मैंने? ये क्या प्रोवाइड करते हैं पूरे सर्किट में, क्या प्रोवाइड करते हैं? अगर आपने बोला रेजिस्टेंस, तो आप टेक्निकली स्पीकिंग सही नहीं हो, उसका एक बेटर वर्ड है, बेटर टर्म है, उसका बेटर टर्म लेके चलते हैं हम, इम्पीडेंस। इम्पीड मतलब किसी चीज़ को रोकना। इम्पीडेंस हो गया आपका। इम्पीडेंस मतलब ये बाधा डाल देते हैं उसमें। तो इसकी इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है? इसकी होती है, आपको पता है, आर, रेजिस्टेंस जिसे कहते हो आप सीधा, वो भी इम्पीडेंस के अंदर ही आता है। रेजिस्टेंस इज़ अ काइंड ऑफ इम्पीडेंस आई गेस, V/I होता है। तो यहाँ पे कैपेसिटर लेके चलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 1/ωc होता है, 1/ωc है इम्पीडेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? LC बोलते हैं इसे, शायद LC बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, जो भी है। ये होती है आपकी कैपेसिटर की इम्पीडेंस। तो आप जब करंट निकालने जाओगे, आरएमएस करंट निकालना है ना, तो एक काम करो, पहले पीक करंट निकाल लो। नहीं ठीक है, आरएमएस करंट निकालना, हाँ तो ठीक है, वोल्ट। आरएमएस अगर आपको नहीं पता तो
कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को फिर आप मोस्ट प्रॉब्ली इस क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाओगे, सॉल्व कर लोगे बट समझ नहीं पाओगे, आपको समझना भी है। क्या समझाया तो ये वाला भी पार्ट नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा पार्ट है, ये सब एक साथ समझाने वाला पार्ट है ये। चलो, IRMS होता है VRMS अपॉन इम्पिडेंस, तो VRMS है आपका कितना 200 वोल्ट, ठीक है, 200 वोल्ट इंटू आपका इम्पिडेंस हो गया आपका कैपेसिटर जो प्रोवाइड कर रहा है 40 माइक्रोफराड, 40 माइक्रोफराड, ये सॉरी यार एक सेकेंड, ओमेगा पता है? नहीं, ओमेगा नहीं पता। सी पता है? हाँ सी पता है हम लोगों को। 40 माइक्रोफराड, 40 माइक्रोफराड हो गया 10⁻⁻6, क्योंकि आंसर हमारा एम्पियर में आ रहा है। हाँ तो ठीक है, 10⁻⁻6 लेंगे, माइक्रो होता है 10⁻⁻6। और क्या कहते हैं, हाँ ओमेगा पता नहीं है लेकिन निकाल सकते हो। ओमेगा होता है 2πf, 2 इंटू पाई यानी कि 3.14 या 22/7 लेके चलते हैं एक सेकंड के लिए, इंटू 2πf, एफ कितना था 50। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो रुक जाओ एक सेकंड, 3 0 है ना, तो ये 10⁻³ हो गया, एक और 0 10⁻² हो गया ये, ठीक, ये हट गया, ये वाला 0 हट गया, ये वाला 0 हट गया और ये 2 0 हट गया। लेट मी चेंज कलर। अब क्या, 4 2 8 2 16, एक सेकंड, 5 2 10, यानी कि एक और 0 हट गया, 10⁻⁻1 हो गया ये, तो यानी कि ये हो गया 2 इंटू 4 इंटू 2.2/7, या चलो 3.14 ही ले लो यार इसे, 3.14/10। ये 2.2 नहीं होगा, आई गेस मैंने गलती से लिखा है, ये 2.2 नहीं होगा ना, आई हैव डन सम मिस्टेक है, सो इग्नोर दैट। ये हो गया 5 4 2 8, ये हो गया 5, तो ये 3 से कम आएगा, 3 से कम आएगा आंसर, 3 के आसपास ही है लेकिन 3 से कम है, तो लेट्स गो विद बी जा सकता है, बी सही है। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पार्ट। देख लो, अगर तुम्हें सर वाला सेम ही है, सर मेरा मेथड, सर का मेथड, अगर तुम्हें नीचे पढ़ना है तो। अच्छा, ये RMS वोल्टेज वाली है, RMS वोल्टेज यहाँ ना करके हम लोग करेंगे अगले कुछ पार्ट में करेंगे, क्योंकि RMS वोल्टेज में लगने वाला है थोड़ा सा टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आपको इंटीग्रेशन का रूडिमेंट्री नॉलेज होनी चाहिए, भले इंटीग्रेशन आए ना आए, पता होना चाहिए इंटीग्रेशन क्या होती है। अगर मतलब पता रहेगा तो इट्स बेटर, फार बेटर। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करके चलो, सब कुछ इसी से सॉल्व होता है। चलो एक सेकंड, ये बेरी करना था हमें, हाँ ठीक है। 3 रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 R3 हैं, 3 रजिस्टर हैं, तीनों को करंट दे रखे हैं। बताओ I3/I1 क्या है? कुछ नहीं है वैसे तो, बेसिक मैथ सही है, लेकिन ठीक चलो करते हैं, करना है तो कर लेंगे। हाँ चलो, एक फार्मूला यूज़ होगा बस इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला, I1 = I2 + I3। क्यों भाई? लॉ है यार, I1 अगर जा रहा है यहाँ पे, नॉट दैट I1, नॉर्मल करंट यहाँ से जा रहा है, स्प्लिट हो जाएगा, तो ये I2 + I3 में कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्वियसली, तो खैर ऑब्वियस नहीं है बट ठीक है। I1 = I2 + I3, और आपको पता है कि I1 बराबर होता है V1/R के, खैर इट्स नॉट नेसेसरी बट ठीक है। तो आपको निकालना I3/I1, I3/I1 is equal to I3 कैसे लिख सकते हैं? I3 हम लोग लिख सकते हैं, I3 लिख सकते हैं हम लोग I1 - I2, ठीक है, I1 - I2/I1 = ये हो जाएगा 1 - I2/I1, हाँ 1 - I2/I1 क्या है, कुछ काम है का है, I2/I1 यहाँ पे वोल्टेज हम लोगों की सेम है, एग्जैक्टली सेम है हम लोगों की, हाँ ठीक है। तो अगर यहाँ वोल्टेज सेम है, इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम है दोनों की, तो I2 हो जाएगा V/R2,
और I3 हो जाएगा V/I3। तो यहाँ सॉरी V3 नहीं, क्योंकि वोल्टेज सेम है, अपॉन I3, ये V3 नहीं होगा। तो हम अगर 1 हटा देते, यहाँ हम थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया, अगर हम यहाँ I1 हटा देते तो हम लोगों को ईजी हो जाता, क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ने वाली, ये इक्वेशन आगे नहीं बढ़ सकती, इसको आगे लेके कहीं जा नहीं सकते। इसको लेके जा सकते हैं अलग डायरेक्शन में, आगे तो नहीं कहूँगा मैं, अलग डायरेक्शन में। ठीक है, I3 तो ठीक है, I3 रख लो, I1 हटा दो, I1 हो गया आपका I2 + I3, I3 हो गया आपका I2 + I3। अब थोड़ी कन्वीनियंस के लिए इसे ऊपर लेके चल देते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो ये हो गया I3 + I2 / I3 बराबर हो गया ये I2/I3 + 1, और I2/I3 अगर इन दोनों इक्वेशन को लेके चलोगे, कहाँ गया, I2/I3 हो जाएगा R इन्वर्सली है ना, तो R3/R2, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा R3/R2 + 1, तो ये हो जाएगा R2 ऊपर गया R2। अब क्योंकि हमने याद हो आपको, हम थोड़ी देर पहले रेसिप्रोकेट किया था, तो फाइनल आंसर भी हम लोग को उल्टा करना पड़ेगा, तो हो गया R2/R3 + R2। ए आंसर। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, वो तो एक्सप्लेनेशन में लग गया, कुछ है नहीं यहाँ पे, बेसिक मैथ्स है यहाँ पे, कुछ इतना कुछ खास लॉजिक है नहीं। मूविंग ऑन। ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस, पता होना चाहिए रिवर्स बायस क्या है, सेमीकंडक्टर में से है ये, टू अ लार्ज वैल्यू इन अ p-n जंक्शन डायोड करंट। ठीक है, रुको देखो, ऐसा है कि ये ग्राफ बनता है उसका, फॉरवर्ड बायस में ऐसा होता है, मतलब आपको ज़्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए, करंट आराम से फ्लो करेगा। रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता है, इसलिए हम डायोड यूज़ करते हैं। p-n जंक्शन डायोड का काम ही यही है, उसका यूज़ ही यही है, उसको बनाया इसलिए गया था। वो नहीं होता, बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होता, फिर अचानक से वो ब्रेक डाउन वोल्टेज जैसी अचीव हो जाती है, ये वोल्टेज है, ब्रेक डाउन वोल्टेज जैसी अचीव हो जाती है, करंट एकदम स्काई रॉकेट कर जाता है, बहुत ही ज़्यादा। आई गेस आगे ऐसा नहीं होता, ये ग्राफ मैं श्योर नहीं हूँ, बट ये इसका मैं श्योर हूँ, करंट अचानक से बहुत ज़्यादा हाई स्काई रॉकेट करने लगता है। तो हाँ, तो आंसर क्या हो गया, सडनली इंक्रीजेस, करंट सडनली इंक्रीजेस, एक टाइम पे सडनली इंक्रीज़ कर जाता है वो। ये वाला रेड फ्लैग क्वेश्चन है, तो इसे स्किप करेंगे हम। एक सेकेंड। ओके, ठीक है। फॉर द सिस्टम शोन इन द फिगर, दो बार लिखा है, द एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग इज़। ओके, ये पुली सिस्टम है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। क्यों भाई, मैंने एज्यूम किया क्योंकि कुछ दे नहीं रखा, इसलिए एज्यूम कर रहा हूँ मैं। तो ये नीचे इसे खींच रहा होगा, ये आगे जा रहा होगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे एक्सपेंशन कितना होगा। तो यहाँ 2 FBD बनेंगे। तो पहले तो ये फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पहले तो ये देख लो ये मूव करेगा भी कि नहीं करेगा, क्योंकि ये इस पहले क्वेश्चन को अगर आपने आंसर कर लिया तो ये दो अलग अलग डायरेक्शन में जा सकता था। ये या तो हो सकता था मूव करता ही नहीं है, ऐसे ही रहता ये, तब इसका स्प्रिंग एक्सपेंशन कुछ और होता। अब यहाँ मूव करेगा, क्यों भाई, रोकने वाला कौन है इसे, फ्रिक्शनल फोर्स जब है ही नहीं यहाँ पे, तो रोकेगा कौन इसे। यहाँ 6 kg इज़ मोर देन 4 kg, बट यहाँ कुछ रोकने वाला भी तो नहीं है, 6 kg रुकेगा कैसे, तो ये मूव करने वाला है। सेकंड, ये बहुत ऑब्वियस सी बात लगती है, बट स्टिल समझना मुश्किल है। इसका जो एक्सेलरेशन है, उसका जो एक्सेलरेशन है, दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलेगा, ठीक है। अब FBD बनाते हैं, पहले 6 का बना लेते हैं। 6 किलो पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है अब, क्योंकि 6 किलो वाले पे सिर्फ और सिर्फ आगे को फोर्स लगेगी, और उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, और वो होगी टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्यों होगी, क्योंकि वो स्प्रिंग खींच रहा है, वो उसे तार खींच रही है, तो तार में टेंशन फोर्स लगती है, ठीक है। तो ये हो गया टेंशन। अभी हमें टेंशन की वैल्यू नहीं पता, कुछ एज्यूम भी नहीं करने वाले। अब दूसरा आ गया आपका 4 किलो वाला, 4 किलो वाला फोर्स। अब 4 किलो वाले फोर्स पे एक तो mg लग रहा है नीचे को, इस पे क्यों नहीं लग रहा है mg, इस पे नीचे इसे रोक रहा है ना, मतलब इस पे नॉर्मल लग तो रहा है, लेकिन क्या कुछ फ़ायदा थोड़ी है, लिखने का कोई पॉइंट नहीं है वहाँ पे। इस पे एक mg नीचे लग रहा है, और एक वो लग रहा है ऊपर की ओर, जो टेंशन है।
तो अगर ध्यान दोगे, हमें क्या निकालना क्या था हम लोगों को, एक्सपेंशन निकालना था ना, हाँ ठीक है। तो ऑल्दो चलो अब इतना आ ही गया है, तो वैसे तो इतना करने की ज़रूरत थी नहीं हम लोगों को, बट ठीक है फाइन। ठीक है, तो नीचे mg लग रहा है हम लोगों को, और ओवरऑल एक्सेलरेशन 21 की कितनी होगी अब, क्योंकि नीचे mg लग रहा है। अगर फ्री फॉल में होता तो एक्सेलरेशन होती 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, क्योंकि फ्री फॉल में नहीं है। फ्री फॉल में क्यों नहीं है, ऊपर से उसको टेंशन लग रही है, ऊपर की ओर कोई उसे खींच रहा है। तो ये हो गया आपका m इंटू ए इज इक्वल टू mg माइनस टी माइनस टेंशन, तो निकालना पड़ेगा। अब एक छोटा तरीका ये है, काफ़ी समय बचाने वाला तरीका है, कि आप सीधे सीधे एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है कि एक्सेलरेशन ऐसे केसेस में जब नीचे ऐसे पुली जा रहा है, तो आप सबसे पहले m1 माइनस m2 लो, यानी कि 4 माइनस 6 हो गया 2, सॉरी 6 माइनस 4 हो गया 2, और फिर 6 प्लस 4 हो गया 10। तो m1 प्लस m1 माइनस m2, नीचे m1 प्लस m2 इंटू जी, तो ये हो गया g/5 यानी कि 5। एक्सेलरेशन है आपकी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, यानी कि आधी हो गई एक्सेलरेशन। पहले 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाना था, अब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहे हो। तो अब टेंशन कितनी है यहाँ पे, ठीक है। आपको टेंशन अगर मिल गई तो टेंशन बराबर ही आपका, आई गेस टेंशन की जितनी वैल्यू होगी उतना ही आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो टेंशन कितना हो गया यहाँ पे, टेंशन यहीं से निकाल लो ना सीधा। टेंशन यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन, कैसे भाई, टेंशन लग रहा है ना, और टेंशन ही आपको फोर्स दे रहा होगा। तो फोर्स कैसे निकलती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन बराबर ही मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा मत समझा कि मास इस साइड अपोजिट साइड कुछ लग रहा है, नहीं। तो वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 6 × 5 30, जो कि बराबर है आपके स्प्रिंग कांस्टेंट से। ये कैसे यार, यहाँ की टेंशन क्योंकि पूरे तार में सेम होती है ना, यहाँ की टेंशन बराबर, यहाँ की टेंशन बराबर, यहाँ की टेंशन बराबर, यहाँ की टेंशन बराबर, और जितना ये टेंशन होगा उतना वो स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर होगा। दिस इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो आपको थोड़ा बेसिक समझ में आना चाहिए। निकालना क्या था हम लोगों को, एक्सपेंशन निकालना था ना, तो x बराबर हो गया आपका, क्योंकि सेंटीमीटर में निकालना आंसर, हम लोगों का मीटर में आएगा 6 × 5 अपॉन 240, नहीं कुछ गलत किया, समथिंग रॉन्ग हैज़ हैपेंड, कुछ दिक्कत हुई है क्वेश्चन में, समथिंग रॉन्ग हैपेंड। 6 - 2 आई गेस यहाँ पे 4 आना चाहिए, 4 × 5 आना चाहिए 20। 4 × 5 अगर आएगा तो 4 + 5 9 आएगा। तो देखते हैं, ओके फाइन, क्या गलती हुई है। 6 4 टेंशन होता है k × x, मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन गलत आई हम लोगों की, हाउ, ओ हाँ ठीक है, फार्मूला गलत यूज़ किया था हम लोगों ने। फार्मूला होता है m1 अपॉन m1 + m2 होता है। यस, और ये m1 कौन सा है, नीचे वाला मास है, और ये m2 कौन सा है, ये ऊपर वाला मास है। ओके ठीक है, स्लाइट मिस्टेक, इसे रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को आफ्टर 10 मिनट्स। होल्ड अप, चलो भाई, रेड फ्लैग क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज़ द डायमेंशन ऑफ। प्लैंक कांस्टेंट का वो निकालना डायमेंशन, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन निकालना, और फिर उसको डिवाइड कर देना। तो इससे बेटर रहेगा कि देखो प्लैंक कांस्टेंट कहाँ यूज़ होता है, एक ही जगह दिमाग में आ रहा होगा आपके, E = hf, जो कि ठीक है, इतना ठीक है, ये यूज़ कर सकते हो, या ये भी यूज़ कर सकते हो, hf की जगह hc/λ भी, दोनों जगह प्लैंक कांस्टेंट यूज़ करते हैं हम लोग, दोनों जगह काम आता है ये। और एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं हम लोग, हाँ चलो ये तो हो गया, चलो ठीक है, इसके अलावा कुछ और यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², ठीक है। तो h कितना हो जाएगा, E/f, तो ठीक है, रेशो निकालना है, तो ठीक है, E/f एनर्जी अपॉन f, और हो गया mr² अपॉन mr², m × r², ये फ्रीक्वेंसी है। मैं इसको पर टाइम नहीं लिख रहा हूँ अभी, टू अवॉइड सम कन्फ्यूजन, या चलो लिख ही देता हूँ। फ्रीक्वेंसी होता है पर सेकेंड,
यानी कि पर यूनिट फ्रीक्वेंसी टाइम का रेसिप्रोकल होता है। तो मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देता हूँ टाइम। होप एक ही बात है, ये कुछ चेंज नहीं किया मैंने। अब कोई एनर्जी का फार्मूला लगा लो भाई। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? एनर्जी का काफ़ी अच्छा फार्मूला होता है। एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² यूज़ कर सकते हो। तो हाफ mv² हो गया, मास v² होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर हो गया, मीटर के लिए मैं l यूज़ कर रहा हूँ, m यूज़ नहीं कर रहा हूँ टू अवॉइड कन्फ्यूजन। मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर अपॉन mr²। अब यहाँ r ना यूज़ करके l यूज़ कर रहा हूँ। वैसे मुझे स्टार्टिंग में l यूज़ कर लेना चाहिए था, वो तो मुझे फार्मूला याद था mr², इसलिए mr² यूज़ किया मैंने। l यूज़ कर लो क्योंकि यहाँ पर ऊपर भी लेंथ के लिए l यूज़ किया हमने, और ये टाइम तो था ही था ऊपर। ओके कुछ नहीं करना अब बस इसे मास से मास कट गया, ठीक है। तो मास तो नहीं आने वाला हमारे आंसर में। तो ये l² t⁻⁻4 इंटू t⁻⁻+ t और अपॉन l²। नहीं कुछ गड़बड़ हुई है, होल्ड अप। मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, अच्छा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है ना, तो l⁻⁻1 का स्क्वायर होगा। सॉरी होल्ड अप। तो ये t⁻⁻2 होना चाहिए, ना कि 1 होना चाहिए। l² से l² कट गया, t⁻⁻2 इंटू t⁻1 हो गया t⁻⁻1। और ये कहाँ यूज़ होता है? ये होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ये। तो 4th हो गया अपना करेक्ट आंसर। कुछ खास था नहीं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। यस मूविंग ऑन। कंस्ट्रेंट अभी हम लोगों ने क्लिक किया नहीं है। एंगल बिटवीन दो वेक्टर दे रखा है, एंगल बिटवीन दो वेक्टर निकालना है। देखो जब ऐसा दो वेक्टर के बीच में एंगल दे रखा होता है तो बेस्ट फार्मूला क्या होता है? उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला याद कर लो, बहुत काम आता है ये। अभी याद कर लो, जब हम एक्चुअली में कभी वेक्टर्स का वो लगाएंगे तो डिराइव भी करेंगे उसे। वेक्टर वाला पार्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही रखा हमारा। कॉस थीटा इसे डिराइव भी कर सकते हैं, वैसे तो है 3-4 मिनट का काम, बट आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। चलो तो a.b हो गया, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया आपका? डॉट प्रोडक्ट सिंपली जो भी कैप वाले हो ना, एक दूसरे कैप को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कैप क्या होता है? आई कैप, ये आई कैप हो गया, जे कैप हो गया। ऐसे कैप ही तो कहते हैं, के कैप, हैट बोलते हैं कुछ लोग, मैं कैप बोलता हूँ। 2 × 2 और ये वो संभाल के, ठीक है, साइन संभाल के। तो 2 × 2 = 4 और कैप हट जाएगा, ठीक है, अब कैप नहीं रहेगा। 3 × -1 हो गया -3 और 1 × -1 हो गया -1। तो ये ओवरऑल 0 हो गया, ठीक है। तो अब यूजुअली क्या होता हम लोगों का, यूजुअल पैटर्न होता, अब हम लोग ये सब कैलकुलेट करते, इसका मैग्नीट्यूड निकालते, 2² + 3² + 1 का स्क्वायर का होल रूट। वो निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 0 आ गया। तो मतलब ये या तो ये चीज़ 0 होगी और ये चीज़ 0 होगी। अब ये मैग्नीट्यूड तो 0 नहीं होना, यानी कि cos थीटा 0 है। ये चीज़ 0 तो नहीं है, दिख रहा है कुछ ना कुछ तो है भाई यहाँ पे। मैग्नीट्यूड तो 0 नहीं होगा, या चलो होगा भी ना। ओवरऑल cos थीटा, ये नीचे गया 0 हो गया। ओवरऑल cos थीटा 0 है। cos थीटा 0 कब होता है? आई गेस cos थीटा 0 होता है जब 90 होता है। cos थीटा 0 तब होता है जब थीटा बराबर 90 होता है। थीटा बराबर अगर 90 है तो आपको पता है 90 को कैसे लिखोगे? π/2, है ना। हाँ π/2 लिखते हैं, तो आंसर आ गया आपका π/2। A1 है आंसर, 1 है आंसर। ईजी है। आपको यहाँ पे क्या क्या पता होना चाहिए था? यहाँ पे आपको वेक्टर समझ में आना चाहिए था कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। ये डॉट प्रोडक्ट है और ये तो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करती है एक दूसरे के, और ये डॉट प्रोडक्ट है। कुछ नहीं था यहाँ पे बस और आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए रेडियंस कैसे वर्क करता है। पाई, देखो पाई होता है 90, पाई होता है 90, सॉरी पाई होता है 180, 180 का 1 पाई होता है, ठीक है। 180 का पूरा पाई होता है, और 2 पाई होता है, यानी कि 360। द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय मास इन ट्रैवलिंग डिस्टेंस d ट्रैवलिंग स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी व्हेन आई से द वर्ड काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? फर्स्ट थिंग दैट यूजुअली कम्स टू माइंड इज काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ ऑफ mv²। हाफ ऑफ mv²। ये यहाँ क्यों नहीं यूज़ कर सकते?
देखो काइनेटिक एनर्जी हम लोग ये वाला फार्मूला हमने यहाँ से क्यों स्टार्ट किया था, वाई दिस पर्टिकुलर फार्मूला, वाई ओनली दिस, वाई नॉट सम अदर फार्मूला जो कि अब हर जगह यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में ऐसा पढ़ते थे तो हम लोग यूज़ कर तब उन केसेस में ना काइनेटिक एनर्जी सारी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि सारे इक्वेशन के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे के सारे हुए थे कांस्टेंट। अभी यहाँ पे क्या कांस्टेंट नहीं है, अभी यहाँ पे हम लोग की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि हमने रेस्ट से स्टार्ट किया, धीरे धीरे अपनी कुछ एक्सेलरेशन पकड़ी हमने और उसके बाद यानी कि स्टार्टिंग से एक्सेलरेट कर रहे थे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कैसे पता? फोर्स कांस्टेंट दे रखा है ना। फोर्स का फार्मूला क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास बदल नहीं रहा है भाई, ऐसा तो है नहीं। अब अगर मास नहीं बदल रहा है तो जब मास नहीं बदल रहा है तो यानी कि एक्सेलरेशन भी नहीं बदल रहा होगा, कांस्टेंट है अंडर द एक्शन। ठीक है तो इसका मतलब हम ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वायर की दिक्कत आ रही है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, द एनर्जी एक्वायर्ड बाय, तो फिर क्या एनर्जी क्या? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है। एनर्जी को फिर कैसे लिखोगे? मेरे हिसाब से स्टार्ट हमें यूज़ तो शायद यही करना है। वी स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है यू स्क्वायर प्लस 2s, ये कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो, नो। Under the action of a constant force is directly proportional to of mass m and traveling distance d from rest under the action of a constant force is directly proportional to, okay, is directly proportional to वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन हो गया आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, वर्क डन पे क्यों आ गया मैं? क्योंकि वर्क डन होता है काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम, है ना। काइनेटिक एनर्जी डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई गेस। हाँ सही बात है, मैं श्योर नहीं हूँ बट मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होता है। चलो अगर नहीं भी होता तो लेट्स गो विद इट। काइनेटिक फोर्स अपॉन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया ये। अब भैया आपको फोर्स पता है जी, अब आप ए डी बाई टी को कुछ संभालो। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हो आप? काइनेमेटिक के फार्मूला से यूज़ कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, ठीक है। वो काइनेमेटिक्स में एक फार्मूला होता है वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर यानी कि फाइनली आपने कोई वो पकड़ा, स्पीड पकड़ा। यू स्क्वायर 0 हो गया आपका, 2as बराबर हो गया आपके 2as बराबर हो गया। यहाँ पे आपको s निकालना है, या चलो 2ad लिख लेता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। वी स्क्वायर अपॉन 2 है तो ये हो गया फोर्स इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन a। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी आपकी। देखो यहाँ कहीं मास दिख रहा है? नहीं, फोर्स कांस्टेंट है, ध्यान रखना, मास है नहीं। मेरे हिसाब से आंसर m⁻0 आएगा। मुझे पता है मेरा आंसर सही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरा तरीका गलत है, वहाँ तक पहुँचने का तरीका गलत है। ओह हाँ सही बात है। देखो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओवर टाइम नहीं है, ओवर टाइम शायद नहीं है, ओवर टाइम मैंने फालतू में जोड़ दिया अपने हिसाब से। चलो भाई फार्मूला गलत था हम लोगों का, लेकिन हम लोग बहुत सही जगह पे गए थे। ये जो फार्मूला है चेंज काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड वर्क डन अपॉन टाइम, ये नहीं है, मुझे पता था, मेरा तरीका गलत था। चलो कोई बात नहीं, इसे फिर से करेंगे, इतना मत करो। ये किसी को फिर से देखना है तो फिर से देख ले, ये करेंगे थोड़ी देर में। I gotta take a leak boy। आता हूँ मैं, चिंता मत करो, वीडियो ख़त्म नहीं हो रही, यहाँ पे थोड़ी सी और खींचनी चाहिए। अगर ख़त्म हो गई तो माफ़ी मांगता हूँ, क्या पता ना हूँ वापस, लेकिन अगर मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगी ख़त्म, रुको आता हूँ। गेम्स लाइक दे विल बी तरफ मैं और नहीं बना पाऊँगा, तो 3 पार्ट है। आई जस्ट कंपाइल इट, अपलोड इट, बस मुझे यही बोलना था, इसलिए वापस से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। I'll see ya, bye।